अटैक हुआ था कराची में। और उसमें उसके बाद दो तीन जो हमारी, बल्कि सारी ही जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उन्होंने कहा कि जी ये आपको टारगेट करने के लिए किया गया है और आप एक हिट लिस्ट पर आपका नाम है, तो बेहतर यही होगा कि आप थोड़ी देर से ना थोड़ी देर तक सीन से हट जाएं। खैर बहरहाल हम्म। मैं फौरन तो नहीं गया, लेकिन उसके कोई 8-9 महीने बाद उस केस को रैप अप कर करा कर मैंने एक लंबी छुट्टी ले ली थी सरकार से 5 साल की, और मैं लंदन चला गया। और उस टाइम में जो है वो मुझे ये बेनिफिट हो गया कि लंदन में जो मैं काम कर रहा था वो ऑब्वियसली इतना टैक्सिंग नहीं था जितनी हम्म। पुलिस की नौकरी होती है। तो वहां मैंने जो, एक तो मुझे एजेंट मिल गई वहाँ जिसने मेरी किताबें पब्लिश करवा दी, पब्लिशर्स को बिकवा दी। एंड पहली जो 3 किताबें थी, बल्कि मैं कहूँगा 3.5, क्योंकि द फिक्स भी जो है वो ज्यादा तो बेशतर लंदन में ही लिखी गई थी, वो वहाँ लिखी गई। सो वो बेनिफिट मुझे इस वजह का हुआ। ठीक। अच्छा, उमर साहब, एक आपका जो था द पार्टी वर्कर, इस पे जी एक जी। खबर आई थी कि नेटफ्लिक्स पे इसकी सीरीज जो है वो आपने कांटेक्ट हुआ था, तो वो बाद में हुआ मैच्योर या वो हमें मिला नहीं, वो सीरीज कौन सी? अगर हुआ है तो बताइएगा। वो एक्चुअली दो मेरी किताबें हैं, द प्रिजनर एंड द पार्टी वर्कर, जिनकी फिल्म राइट्स जो है वो मैं उन पर निगोशिएशन कर चुका हूँ। ठीक है। लेकिन उसमें, हेलो, जी जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है। लेकिन उसमें जो, जी, लेकिन जो उसमें एक तो दो चीजें, एक तो नेटफ्लिक्स और ये जितनी भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, उनके काफी लेंथी किस्म के अप्रूवल प्रोसीजर्स होते हैं, हम्म। ठीक। और खास तौर पर ऐसे कंटेंट के लिए जो कि पाकिस्तान से आ रहा हो। और ठीक। दूसरा ये कि ऑब्वियसली जिन लोगों ने वो उसकी राइट्स ली हैं, उन्होंने भी उस टाइम पर राइट्स ली जब जो इकोनॉमिक हालात हैं वो थोड़े से माठे हो गए हैं। तो इसलिए उनको भी थोड़ी सी स्ट्रगल हो रही है फंड रेजिंग करने की और इस तरह की चीजें करने की। लेकिन मेरी ठीक। तरफ से जो है मैंने इन 2 किताबों की फिल्म राइट्स ऑप्शन कर दी हैं। ठीक। ठीक। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है कि हम शुरू करते हैं। और पहला जो स्लॉट है, मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं उमर शाहिद का। बहुत से लोग आपसे वाकिफ हैं और कुछ आपके नॉवल भी पढ़ चुके हैं। उमर शाहिद के 5 नॉवल हैं। सबसे पहला जो है वो प्रिजनर था, द प्रिजनर। उसके बाद द स्पिनर्स टेल सेकंड नॉवल था, और उसके बाद थर्ड जो था द पार्टी वर्कर। और उसके बाद द फिक्स, और रिसेंट जो है वो है बिट्रेल। तो ये 5 नॉवल हैं, और इसमें से काफी सारे जो हैं वो अवार्ड विनिंग नॉवल हैं। और उमर शाहिद पे मैंने जो देखा, रिसर्च वर्क भी बहुत हुआ है। अगर आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे तो आपको काफी सारे उस पर रिसर्च वर्क इस हवाले से मिलेंगे। और उसके अलावा पुलिस ऑफिसर हैं, काउंटर टेररिज्म प्रोफेशनल हैं। वो अभी खुद भी बात आपकी आप सुन चुके हैं। तो इनको पर्सनली भी लाइफ थ्रेट्स रहे, इनकी फैमिली हिस्ट्री भी है। और बाकी जो है उसके अलावा जो इनका जो रहा है उसमें, कि वो जो थ्रिलर के तौर पे, क्राइम थ्रिलर, या अब जो रीसेंट इनका है बिट्रेल के नाम से जो है, उसमें वो काइंड ऑफ स्पाई थ्रिलर है। आई थिंक तो इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कुछ हमारे पैनलिस्ट एक्सप्लोर करेंगे। बाकी थर्ड पार्ट जो होगा क्वेश्चन आंसर सेशन में, वो बाकी पार्टिसिपेंट उसमें शरीक होंगे। तो हम शुरू करते हैं। ओवर टू डॉक्टर रविश नदीम। पहला जो स्लॉट है कि पैनल डिस्कशन का 30 मिनट के लिए फ्लेक्सिबल है, थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो है उसमें उमर शाहिद से हम जो उनकी टॉक है तमाम नॉवेल्स के हवाले से वो सुनेंगे, जो थीम हमने शेयर किया था उसके हवाले से। और थर्ड में फिर क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो होगा। तो ओवर टू डॉक्टर रविश नदीम, दी डॉक्टर। थैंक यू शाहिद साहब। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर एक कुछ इस मौजू के हवाले से इंट्रोडक्शन, कुछ थोड़ा सा जो मेरे जहन में बातें आती हैं, तो उससे ये होगा कि कुछ थोड़ा सा एक ग्राउंड सेटल हो जाएगा जिसपे हमारे दोस्तों को बात करने में भी आसानी हो जाएगी और खुद मुझे भी। उमर शाहिद साहब जो हैं, मुझे 2 बातें इनकी अहम लगी।
नंबर एक तो पुलिस में और ब्यूरोक्रेसी का ये अहम हिस्सा है, और डीआईजी की सतह पर इन्होंने काम किया है। और फिर दूसरी बात इनका क्राइम लिटरेचर है। अब हमारे यहाँ ये होता है कि जो मुख्तलिफ सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उन्होंने लिटरेचर को रिस्पॉन्स किया है, और मसलन आर्मी जैसा इदारा है, वहां से भी बड़े बड़े लोग निकले हैं, चाहे वो सदीक सालिक हो या और ऐसे लोग हों। और इसी तरीके से खुद शायर या फिक्शन निगार या नक्काद जो है वो ब्यूरोक्रेसी में भी रहे। अच्छा, इसमें भी अगर हम खास तौर पे पुलिस वाला जिधर आपने भी इशारा किया वो देखें, तो पुलिस में कम लोग रहे हैं, लेकिन कुछ मेरी मालूमात में रहे हैं अहम लोग। और शाहिद हामिद साहब का जो है इस तरफ आना मेरे लिए एक तो बड़ा प्लेजेंट लगा, और दूसरा ये है कि उन्होंने जो हिस्सा चुना है अपने एक्सप्रेशन के लिए, वो क्राइम है और एडवेंचर भी की भी एक शक्ल उसमें मौजूद है, तो वो बहुत अहम है। अब जाहिर है कि ये जो लिटरेचर की जो शक्लें हैं वो तकरीबन 3 पॉपुलर लिटरेचर की शक्लें हैं। नंबर एक खुद जिसको मेन स्ट्रीम लिटरेचर कहा जाता है, और दूसरा वो है जिसको पॉपुलर लिटरेचर कहा जाता है। पॉपुलर लिटरेचर जो है वो बात जगह पर मेन स्ट्रीम लिटरेचर से बहुत आगे जाके इफेक्ट करता है, और पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर मेन स्ट्रीम लिटरेचर पॉपुलर लिटरेचर के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है बड़ा पुराना, एक खास तरह की, यानी कि मेन स्ट्रीम लिटरेचर की एक इजारादारी है, और उसी वजह से बहुत सारी चीजें जो मेन रोल होता है पॉपुलर लिटरेचर का उसको उस तरीके से अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इसकी जो अफादियत है उसको सामने नहीं लाया गया। फिर एक पल्प लिटरेचर होता है जो बिल्कुल निचली सतह पे होता है। पॉपुलर लिटरेचर ने पूरी दुनिया में वेस्ट के अंदर खास तौर पे एक अपना इनका एक बड़ा रोल है, और उसमें फिर उन्होंने जो मुख्तलिफ इसके सेगमेंट्स आगे बनाए हैं, कैटेगराइजेशन की हैं, उसमें मसलन जासूसी अलग है, एडवेंचर अलग है, उसके रोमांटिक अलग है, टीनेजर का अलग है, अच्छा साइकोलॉजी पे अलग है। तो उमर शाहिद साहब ने क्राइम को चुना। हमारे यहाँ क्राइम जो है वो उस तरीके से अभी मेन पॉपुलर लिटरेचर का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ रवायात मौजूद है। मसलन डाइजेस्ट की सतह पर खुदा की एक तो देवता, अनका और सदियों का बेटा, इस तरह बहुत बड़े बड़े यूं कह लें कि काम हुए हैं, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि रिसर्च भी होनी चाहिए और जिनको सराहा भी जाना चाहिए। फिर खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवल है। फिर हमें इब्ने सफी, इमरान सीरीज वाले, और फिर ये जो है एम इश्तियाक वगैरह, ये एक खास यानी जो है जिन्होंने दाग बेल डाली है क्राइम लिटरेचर की हमारे यहाँ। और फिर ये है कि मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर कोई भी जब गैर मामूली उभार आता है तो वो शायरी में भी और फिक्शन में भी उसका इजहार बनता है, और लिटरेचर, लिखारी और इंटेलिजेंशिया जो है वो उसको रिस्पॉन्स करती है। अब इसमें जो क्राइम लिटरेचर है, इसके साथ एक और चीज जुड़ती है उमर शाहिद साहब के हवाले से, वो कराची है। इसका जो लैंडस्केप है वो मेजरली कराची बन जाता है। अब कराची जो है बहुत एक वक्त के साथ साथ एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने के साथ साथ बहुत पेचीदा सूरत इख्तियार कर गया है। इसकी सूरत बड़ी गुंजलिक है, और खास तौर पे अफगान जिहाद के दौर में इसके अंदर जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और क्लास की सतह पर जो चेंजेस आई हैं, और उस चेंजेस के पीछे जो बड़े बड़े मुहर्रिकात थे, मसलन खुद आलमी ताकतें इस स्ट्रक्चर को बनाने में बड़ा रोल प्ले कर रही थी, और हमारी इंडिजिनस जो पावर्स हैं वो भी, क्योंकि बहरहाल ये है कि अफगान जिहाद के लिए जो एक सूरतकारी थी बैरूनी इमदाद की सूरत में, उसकी मुख्तलिफ शक्लें थी, वो कराची पोर्ट के थ्रू
फिर पेशावर और वहां जाती थी। तो उसमें कराची को एक खास शक्ल देने में इस वजह का एक बहुत अहम किरदार भी है। लेकिन इस तरह के और भी कई उबार आए, बस बलूचिस्तान हमारे सामने है, फाना फाटा की सूरत सामने है, अफगान जिहाद तो उसने जिस तरीके से ये पूरा हमारा नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट को जिस तरह से सूरत बनाई, फिर गिलगित, फिर कश्मीर, फिर कराची, नूने सिंध अलग से, कराची अलग से, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसने ये है कि कराची में खासतौर पे जो हमारा दारुल हुकूमत भी था, और जिसके ऊपर तो एक मैं एम्बेसडर की मैं देख भी रहा था कि उन्होंने इसके ऊपर जो अपनी डायरीज लिखी हैं, जो अपना रिस्पॉन्स दिया है आज 40-50 साल पहले का जो कराची है, और उसको जिस तरीके से उन्होंने पेंट किया है वो इतना इम्प्रेसिव है। लेकिन इसी दौरान 40-50 साल के दौरान जो नस्ली, लिसानी, फिरका वाराना दहशत, लूटमार और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, फिर उसमें तशद्दुद और दहशतगर्दी है, और जिहाद के हवाले से जो मामला सारे आए, और फिर लाकानूनियत है, और रियासती इदारों का एक खास तरह का जो फेलियर है, फिर उसमें माफियाज है। अब ये सारे जो मैंने लफ्ज बोले हैं, ये एक खास इमेज को उभारने के लिए मैंने बोले हैं, जो यकीनन आपके उसको पिक करके होंगे। एक तो ये है। तो उमर शाहिद साहब का पिछले यानी ऑलमोस्ट भी 2013 से 23 तक जो 10 साल में 4 नॉवल लिखे, उसने ये कि खास तरह के एक तवज्जो ली कि जब खुद इंडिपेंडेंट और बीबीसी ने इसको रिस्पॉन्ड किया, और फिर मानसरा यूनिवर्सिटी में और में यहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे गए, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव मैं समझता हूँ चीज है। तो मुझे याद है, मैं इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में जब मैं था, तो मैंने एमफिल का एक थीसिस कराची के ऊपर करवाया था। वो लिटरेचर था, लेकिन मैंने उससे कहा कि इसको सोशो पोलिटिकल हवाले से आप कराची लिटरेचर में के अंदर कैसे डिपिक्ट हुआ और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो वो सारा किया। तो मुझे अब याद आ रहा है कि ये उस वक्त मैं उमर शाहिद साहब के काम से वाकिफ नहीं था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सोर्स है मैं समझता हूँ इस किस्म की स्टडीज के लिए। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो टीवी सीरियल जो अंग्रेजी की सतह पर मकबूल हुई, वो वही थी जो क्राइम से वाबस्ता होती है, फिल्में भी एडवेंचर, क्राइम, ये वो। फिर इसमें जो पॉलिटिकल करप्शन है, और फिर इसमें पेड जो किलर्स हैं, फिर पुलिस है, फिर और इस तरह के रियासती इदारों के जो रोल है, वो भी इनके नावलों का हिस्सा बने हैं। और इसमें 2-3 चीजें मैंने बीबीसी पर जो इनका आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें इनके 3-4 जुमले मैं जरूर आप तक पहुंचाना चाहूंगा, जो जो है बहुत सारे हमारे कह लें कि इनके मुहर्रकात लिखने के भी और खुद उमर शाहिद साहब को समझने में भी एक अहम किरदार अदा करेंगे। नंबर, उनके नजदीक जो सच बोलना ये बहुत खतरनाक चीज है हुई। और फिर इनका ये कहना है कि कराहत और हकीकत जो है ये तरगीब बनते हैं एक रीडर के लिए। और फिर उन्होंने कहा है कि दहशत, दर्दनाकी और खतरनाकी जो है वो एक उस हकीकत में के रिस्पॉन्स में और सच के उसमें सामने आती। और फिर उन्होंने कहा कि लिखना एक रिहाई है। अब इसको स्केप भी कह सकते हैं और एक लिबर्टी भी, लेकिन मेरे ख्याल स्केप के मैंने ये कहा होगा। और वो जहन से वाकयात को निकालने के लिए, अब पीछे जो जिधर इन्होंने खुद भी इशारा किया अभी हमारे प्रोग्राम के शुरू में कि जो धमकियां आई, जो वहां पर जो चल रहा था, जिस कुर्बत के साथ वो चीजों को देख रहे थे फर्स्ट हैंड, तो जाहिर है कि एक हसास आदमी के लिए, इंसान के लिए उन वाकयात की ग्रिप में जाना और फिर उसका शदीद असर लेना और उस असर से फिर निकलने की काविश जो उसको एक नॉर्मेलिटी की तरफ रखे,
तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो उनके लिखने के मुहर्रकात की तरफ भी इशारा करते हैं, खुद उनकी पर्सनैलिटी की तरफ भी इशारा करते हैं कि हम उनको समझ सकते हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि उमर शाहिद साहब की सारे जो एक बैकग्राउंड से मैंने डेवलप करने की कोशिश की उनको समझने के लिए, तो मैं सवाल फिर मैं यहीं से करूंगा उनसे कि उमर साहब हमें ये बताइए कि जो कुछ उन्होंने लिखा है, हमारा जो उर्दू अदीब है वो तो डरता है बराह रास्त लिखने पे। इसमें कुछ किरदार तो बिल्कुल जिंदा किरदार है, मसलन असलम चौधरी। मुझे याद है कि जब असलम चौधरी साहब तालिबान के खिलाफ बहुत उस वक्त रियासत की पॉलिसी भी चेंज हो चुकी थी, तालिबान के एंटाई हो चुकी थी, और जो चौधरी असलम है वो बहुत एक्टिव थे इस हवाले से, और उनको धमकियां शदीद मिल रही थी, उनका घर भी बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। उस पे मैं अपने दोस्तों को कहता था कि चौधरी असलम जो है वो रियासत की स्पीड से ज्यादा दुगनी रफ्तार से भाग रहे, और ये इनके लिए खतरनाक होगा। इनको रियासत के साथ चलना चाहिए या कम से कम एक स्टेप पीछे चलना चाहिए। और वही हुआ कि फिर वो बेचारे हादसे के शिकार हुए, और उनकी वाइफ के, उनके बच्चों के इंटरव्यूज भी मैंने देखे बाद में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उमर शाहिद साहब जो हैं उन्होंने इतनी जुर्रतमंदी, ये लफ्ज बीबीसी ने भी इस्तेमाल किया इनके लिए, कि ये जो जुर्रतमंदी है, जाहिर है कि हम थोड़ा सा आम, हम जैसे जो लोग हैं वो बहुत दूर खड़े होकर खास सेंसिटिविटी के साथ एक खास सेंसर अपने ऊपर खुद ही लगा लेते हैं कि ये लिखना है, ये नहीं लिखना, और अगर ये लिखना है तो ऐसे लिखना है। इन्होंने जो लिखा है उसको किस सेंसरशिप, जो उनकी अपनी बातनी दाखिली इनर सेंसरशिप है, उसको सामने रख के जो हकीकत और सच बनाया है, जो बयान किया है, और जिसको उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, और जिसको उन्होंने एक्सप्रेस किया है, इसके ऊपर जरा वो अपना कमेंट देंगे तो मुझे मुझे बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक्चुअली मैं हमेशा समझता हूँ कि जो आपने बात की कि मेरी राइटिंग में जो है वो बहुत ज्यादा जुर्रतमंदी है, मैंने कभी इसको फ्रैंकली स्पीकिंग इस तरीके से नहीं देखा। उसकी शायद वजह ये है कि रियासत के जिन इदारों में मैं रहा हूँ, ज्यादातर मेरी जो नौकरी रही है इंतहाई हसास इदारों में रही है। तो शायद जो हम लोग असल में सिचुएशंस और चीजों को फेस करते हैं, या जो हमने हमारी देखी सुनी चीजें हैं, वो जो हकीकत है वो मैंने जो अफसाने लिखे हैं उससे कहीं ज्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग है। तो इसलिए मैं हमेशा ये मजाक करता हूँ कि मजाक तो नहीं करता, ये सच है कि जो मैंने जो भी आपने मेरी किताबों में पढ़ा है, यस, इसमें कोई शक नहीं कि जाहिर बात है जब आप खासतौर पर अगर आप एक नए नॉवलिस्ट होते हो, और खास और मुझ जैसा बंदा जिसकी कोई उस तरीके से लिखने की या अदब की ट्रेनिंग नहीं है, तो आप उन चीजों पर लिखते हो जो कि आपका जाती तजर्बा होता है। तो आप बेस उसी से करते हो, जैसे जैसे आप महारत गेन करते जाते हैं तो आप अपनी पोर्टफोलियो आप एक्सपैंड करते हैं, आप और भी चीजों पर लिखना शुरू करते हैं। लेकिन आपकी बेस जो है वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि राइट व्हाट यू नो, तो आपकी बेस हमेशा वही होती है। तो मैं तो हमेशा ये कहता आ रहा हूँ कि जो भी मैंने लिखा ऑब्वियसली बहुत सी उनमें जो चीजें हैं वो बेस रही हैं बहुत से हकीकी इवेंट्स या हकीकी कैरेक्टर्स पर, ऑब्वियसली फिक्शनलाइज्ड है। और ये चीज, ये सवाल अक्सर बड़ा उठता है कि आया कि मैंने जो किताबें लिखी हैं वो क्या किसी किस्म की हिस्ट्री हैं? वो किसी किस्म की हिस्ट्री नहीं है, बिकॉज वो फैक्ट बेस्ड नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो बहुत से हिस्टोरिकल, रीसेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड है। और मैं ये कहूंगा कि उन किताबों को पढ़कर आपको उस एक पर्टिकुलर जमाने का, एक पर्टिकुलर
पॉइंट इन टाइम का आपको फ्लेवर जरूर मिल जाता है। मसलन अगर आप द प्रिजनर पढ़ें तो आप वो कोई उसने जो कुछ कराची में होता रहा 1990s में दहशतगर्दी के हवाले से या जो एथनिक वायलेंस के हवाले से, उसकी वो कोई क्रॉनिकल नहीं है कि उसने कोई सारे इवेंट्स नहीं लिस्ट किए प्रिजनर में कि ये हुआ ये हुआ, 1992 में ये हुआ तो 1993 में ये हुआ तो 95 में ये हुआ। लेकिन वो उन सालों का आपको फ्लेवर जरूर देगी वो किताब, कि आप ये जब आप वो किताब पढ़ेंगे तो आप ये जरूर महसूस कर सकेंगे कि उस मुआशरे में, उस जमाने के कराची में रहना, बतौर एक शहरी, बतौर एक लेट्स से मिलिटेंट, बतौर एक पुलिस अफसर, वो क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे। यू विल गेट अ फ्लेवर ऑफ दैट। तो वो जो कहते हैं ना कि हमेशा जो इस तरह का लिटरेचर होता है, और अक्सर जो जिसको डॉक्टर साहब ने पॉपुलर लिटरेचर का नाम दिया, पॉपुलर लिटरेचर शायद अदबी तौर पर इतना उस तरीके से हाई लेवल या हाई ब्राउ नहीं होता, लेकिन पॉपुलर लिटरेचर हमेशा उस जमाने की या उस टाइम की जो एक स्नैपशॉट है वो जरूर कैप्चर करता है। चाहे वो आप टोल्स्टॉय के वॉर एंड पीस ले लें, चाहे वो आप और इस तरह की किताबें ले लें, तो इट्स ऑलवेज अ स्नैपशॉट ऑफ दैट पीरियड। और जब आप उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ते हो तो आप हमेशा आपको समझ आती है कि हाँ अच्छा, उस जमाने में ये चीजें या ये डायनामिक्स जो थी वो एट प्ले थी। तो दैट्स व्हाई मैं समझता हूँ कि ये जो मेरी किताबें हैं वो उसी क्या कहते हैं उसी रिवायत के मुताबिक एक स्नैपशॉट है, एक जमाने का, एक टाइम का, एक एक किस्म के मुआशरे का। एंड इसलिए मैंने कभी ये नहीं फील किया, और मैं अभी भी यही कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो मैंने लिखा है वो तो शायद, मतलब जो हकीकी चीजें हुई हैं उसका शायद 5 या 10% भी मैंने इन किताबों में उनके बारे में नहीं लिखा। सो मैं उसको फिर भी बड़ा टेम समझता हूँ इन किताबों को। जी डॉक्टर साहब, बस मैं एक दो सवाल और करूंगा आपसे, फिर मैं दूसरी तरफ अगर शायद साहब मुझे इजाजत दे। जरूर सर। एक तो ये कि जब भी फिक्शन लिखा जाता है तो उसमें जो भी ट्रेजेडी दिखाई जाती है उसका उसकी पीछे उसकी जो रीजंस हैं वो कहीं ना कहीं रखे जाते हैं कि ये उनका मुहर्रक है, मोटिवेशन कह लें या रीजंस कह लें, जो भी है कॉजेस कह लें। अब आपके नजदीक वो क्या है? क्या वो रियासत है? क्या वो एलीट है? क्या वो जो है कोई कुछ मखसूस इदारे हैं, या कोई ऐसा कोई हालात का जबर है? आप किसको पिन पॉइंट करें? देखिए, जो हमने अगर हम मेरी किताबों की बेस लें तो मेरी किताबें जो हैं उन्होंने ये जो हमारी हिस्ट्री में पिछले, खास तौर पर पिछली जो तकरीबन 40 साल की तारीख है, उसके हवाले से जो भी मेजर इश्यूज आए हैं उस पर मैंने लिखा है। चाहे वो कराची में MQM और एथनिक वायलेंस का एक वो था, निज़ाम था, या ये जो जिहादी या जिसको हम रेडिकल एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो एक झुकाव हो गया वो था, या इवन उस तरीके से पॉपुलर कल्चर में क्रिकेट जो हमारी पॉपुलर एक स्पोर्ट है उसमें जो मैच फिक्सिंग का जो एक वक्त आया कि मैच फिक्सिंग का एक भूत सवार हो गया था उसमें। तो ये सारी ही उस तरीके से वो टॉपिक्स हैं या वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जो कि पिछले 40 साल में हमने एज अ नेशन भुगते हैं। डॉक्टर साहब का सवाल ये है कि उसकी उसको पिन पॉइंट करना, डॉक्टर साहब नहीं, ये तो अगेन हम सारे ही ये बात करते हैं, आप भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, कि अगर हम इस तारीख को देखें और तो इट इज अ कलेक्टिव फेलियर। इंडिविजुअल्स का भी है, इदारों का भी है, रियासत का है, सियासी जमातों का है, ब्यूरोक्रेसी का है,
ये वो सारी चीजें ना कि जिसमें जो किसी भी एक नेशन स्टेट के पिलर्स होते हैं, हमारी पिछली 40 साल तारीख में उन पिलर्स के ऊपर जो प्रेशर डाला गया, जिससे उन पिलर्स पर झुकाव और कमजोरी आई, तो ये सारी जो चीजें हमने देखी हैं पिछली 40 साल में, वो उसी के सिम्टम्स हैं बेसिक। राइट राइट। आखिरी बात मैं करूंगा, बाकी फिर दो बात। वो ये कि मेरे लिए लिखने का जो अमल है और फिक्शन बनाने का जो अमल है, वो मेरे लिए हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, इसको जानने का अमल। मसलन एक तो ये है कि हम एक छोटे से खाके के साथ शुरू करते हैं, फिर कैरेक्टर्स हमें लेके चलते हैं और वो हालात भी क्रिएट करते हैं और हम चलते चले जाते हैं। एक ये है कि हम एक खाका बनाते हैं चैप्टर वाइज और उसको लेके चलते हैं और फिर हम ओवरऑल एक प्लॉट जो है वो तरतीब दे देते हैं। आप कैसे उसको आप लिखते हैं अपनी नॉवलों को और कैसे उसको बनाते हैं? बहरहाल एक सुपर स्ट्रक्चर तो आपके जहन में बना ही होता है। ये आपका ये सॉरी, ये आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो भी मेरी कहानियां हैं ना, वो उनकी जो बेसिस होती है, इनिशियल बेसिस, वो बहुत ही अक्सर छोटी चीज में होती है। मैंने शायद किसी अखबार में किसी कोई एक हेडलाइन पढ़ ली, या टीवी पर न्यूज पर कोई टिकर देख लिया, और उससे बंदे की एक सोच शुरू हो जाती है, अच्छा यार ये जो चीज थी वो किस तरह थी, और इसको अगर हम एक कहानी में लेकर चलें, उसी से उस प्रोसेस में फिर आप कैरेक्टर्स भी पैदा कर देते हैं। उस प्रोसेस में जो आप खाके की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप एक खाका बनाना शुरू कर देते हैं कि ओके, अगर मैं लेट से इसकी एक कहानी लिखता हूँ, तो हाउ विल इट, मतलब उसका क्या होगा, उसका फ्लो क्या होगा, उसका चैप्टर वाइज फ्लो क्या होगा, उसमें मेन कैरेक्टर क्या होंगे। लेकिन उसकी जो इनिशियल बेसिस होती है, वो अक्सर और बेशतर बड़े ही छोटी सी चीज में से निकल आती है। अक्सर इवन आप शायद कोई एक तस्वीर या एक कोई क्लिप, वीडियो क्लिप जो है वो मेरे सामने कहीं आ जाए किसी चीज की, तो वो आपको एक मेंटल प्रोसेस में डाल देती है कि अच्छा यार ये तो बड़ी दिलचस्प चीज है, इस पर इसको मजीद कुरेदा जाए। थैंक यू, थैंक यू उमर शाहिद अहमद साहब, इट्स वंडरफुल। थैंक यू। दोस्त और करना चाहे, मैं चाहूंगा कि शाहिद साहब इसको टेक ओवर करें प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें ठीक है, मैं इसको करता हूँ। आप अगर मौजूद हैं, अभी टाइम है, तो हमारे साथ रहिएगा। जी जी, मैं मेरे को कुछ सवाल हैं, लेकिन मैं बाद में करूंगा वो। मैं चाहूंगा कि साइमा जो है वो फर्दर जो है कन्वर्सेशन जो है उसको आगे बढ़ाएं। जी साइमा, डॉक्टर साइमा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग किस्म की डिस्कशन चल रही है, और मुझे ऐसे लगता है कि जो बहुत सारे सवाल मेरे जहन में थे, वो किसी न किसी शक्ल में जो है वो पहले ही डिस्कस हो गए हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ सर की अपनी लाइफ स्टोरी में, अपार्ट फ्रॉम द स्टोरीज दैट ही हैज रिटन, क्योंकि आपकी अपनी कहानी भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जो ये किताब में तो हमें दस्तयाब रहेंगी, हो सकता है आप दोबारा आपसे बात करने का मौका ना मिले, तो कुछ ऐसे सवाल जो आपकी अपनी शख्सियत से हैं, मसलन आपकी जो आप ने अक्सर अपने इंटरव्यूज में भी ये जिक्र किया है कि ये जो आपका वर्क है, ये हेविली ड्रॉ करता है आपके अपने पुलिसिंग एक्सपीरियंस से, जो आपने एज अ पुलिस ऑफिसर सर्व किया है फॉर 12 इयर्स। तो और इसके अलावा आपने अपनी रियल लाइफ इंस्पिरेशंस के बारे में भी आप काफी वोकल रहे हैं, यानी बड़े आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े थिनली वेल्ड हैं, अक्सर पता चलता है कि वो किन किन कैरेक्टर से इंस्पायर हैं। तो आपकी अपनी एक्सपीरियंसेस तो बिल्कुल नॉवल में रिफ्लेक्ट होते हैं, आपकी कहानियों में, लेकिन क्या आप कोई किरदार आपकी अपनी जात को मद्देनजर रखकर भी बनाया गया, या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी कहानी भी कभी लिखेंगे? ये डॉक्टर साहब आपका बड़ा अच्छा सवाल है। यकीनन मैंने इस पर सोचा है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं अपने ऊपर जो है किसी किस्म की
किताब लिखूं या इवन कैरेक्टर बेस करूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि एज ए राइटर, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि शायद ये इस वजह से कि क्योंकि ये लिखने का जो सिलसिला है वो मेरी सेकंड जॉब या सेकंड करियर है, और मेरा जो प्राइमरी करियर है वो कुछ और है, या इस वजह से कि क्योंकि मेरी कभी इस तरीके से अदबी उसमें फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई, मतलब मैंने कभी कोई क्रिएटिव राइटिंग नहीं पढ़ी, या उस तरीके से स्कूल के बाद कोई क्रिएटिव लिटरेचर या लिटरेचर में किसी किस्म का कोर्स नहीं किया। तो मेरी अपनी हमेशा ये सोच रही है कि मेरे लिए अपने ऊपर कैरेक्टर बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ा एक बहुत हाई डिग्री ऑफ सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत होती है, और वो सेल्फ एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव सेल्फ एनालिसिस, और वो ऑब्जेक्टिव सेल्फ एनालिसिस आप एक दूसरे के साथ तो कर सकते हो। मतलब मैं अपने किसी कॉलीग के हवाले से या किसी मुखालिफ के हवाले से मैं ऑब्जेक्टिव सेल्फ एनालिसिस बड़ा अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने ऊपर वो रोशनी डालना, वो स्पॉटलाइट डालना, और उस तरीके से बड़े फोरेंसिक तरीके से अपने बारे में, अपने हवाले से वो लिखना, कैरेक्टर बेस करना, या जैसे आपने कहा कि अपनी लाइफ के ऊपर एक किस तरह की कहानी लिखना, वेदर इन फिक्शनल फॉर्म और नॉन फिक्शनल फॉर्म, वो बड़ा मुश्किल काम है। अलबत्ता मुझे ये जरूर लगता है कि अगर मैं ये कभी करूं तो ये काफी प्रॉफिटेबल काम हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है वो मेरे लिए शायद मेरी काबिलियत इतनी नहीं है कि मैं अपने बारे में इस तरह लिखूं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं ये मुश्किल काम है, वैसे आपने पहले भी जो सारे काम किए हैं वो मुश्किल काम ही किए हैं। तो एक और मुश्किल काम का उसमें इजाफा कर लिया जाए। जैसे आपकी मतलब जॉब है वो बहुत डिमांडिंग है, और आपने बहुत शायद से आपसे सर कल मेरी बात हो रही थी कि आप बहुत हाई प्रोफाइल केसेस को भी डील करते हैं। तो इसी तरह मैंने जितना आपको फॉलो किया है, तो जो आपकी मोटिवेशन है लिखने की है, वो आप कहते हैं मेरे लिए लिखने का अमल कैथार्टिक है, थेराप्यूटिक है। और लेकिन सर आपने फिर लिखा भी तो पुलिस स्टेशन के बारे में ही, यानी आप जब यहाँ से लाइफ थ्रेट की वजह से 5 साल वहां चले गए तो यू कैरिड योर पुलिस स्टेशन विद यू। आपने उसे प्रिंट में भी तो पुलिस स्टेशन में ही रहे। तो कभी दिल नहीं चाहा कि कोई सॉफ्टवेयर स्टोरीज में, जहां तक देखती हूँ आपकी कहानियों में कोई बड़ी स्टार्क रियलिटी है, और कोई रोमांस का इस तरह नहीं है, बल्कि फीमेल कैरेक्टर्स भी मुझे तो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहुत कम नजर आए। या आपका द फिक्स है शायद जिसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। इवन कोई फेम फिटाल किस्म का भी हमें कोई डेंजरस खातून भी नहीं नजर आई, सारे ही तो आपने ये जो अपने लिए, जो आपने अपने लिए थेराप्यूटिक एक कैथार्टिक एक्टिविटी देखी थी, उसमें भी आपने अपने लिए ये सारा चैलेंजिंग सिचुएशन, एक तो खैर आप आंसर कर भी चुके हैं कि राइट व्हाट यू नो, लेकिन इसके अलावा फिर क्या वजह है कि फिक्शन का होते हुए आपने ऐसी किसी सॉफ्टवेयर साइट को टच नहीं किया? अच्छा, ये आपकी बात दुरुस्त है, और मैं समझता हूँ कि मैंने हर हर राइटर का ना, अगर आप उनको देखेंगे और अगर आप उनसे पूछेंगे तो अगर वो सच जवाब देंगे तो हर राइटर आपको ये बताएगा कि जैसे जैसे वो किताबें लिखते जाते हैं और ग्रो करते हैं तो वो उनकी एवोल्यूशन होती जाती है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा राइटर है जो कि अपनी पहली या दूसरी किताब लिखने के बाद क्या है कि जी उसके बाद तो बस मैंने सब कुछ सीख लिया। मैं जाती तौर पर हर किताब से जो मैं लिखता हूँ उससे बहुत सीखता हूँ। और इनिशियली जो मेरी पहली 3 किताबें थी वो जैसे आपने कहा कि वो मैंने इसीलिए उस पर बेस किया कि क्योंकि मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया था, और मैंने उन चीज़ों पर बेस किया जिनके बारे में मुझे ज़ाती नॉलेज था। कराची कराची के हालात, ये पुलिस थाने की दुनिया और इस तरह की चीज़ें, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म। लेकिन उसके और ये भी मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी पहली जो 3 किताबें हैं ना उसमें फीमेल कैरेक्टर्स की किल्लत है, लेकिन उसकी वजह थी, और ये मेरे ऊपर लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी हुआ है। उसकी वजह ये थी कि जो मैं दुनिया बयान कर रहा था थानों की और इस किस्म की जिहादी
ग्रुप्स की या सियासी तंजीमों की, वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि वो है दुनिया, वो एक बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड, बल्कि मैं कहूंगा मेल शोविनिस्टिक किस्म की दुनिया है। तो वहां अगर मैं एक किस्म का कोई किसी किस्म का स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर डेवलप करता, तो वो उस दुनिया को बयान करने की जो ऑथेंटिसिटी थी, जो मैं क्रिएट करना चाह रहा था, कि वो इतनी आप कि जब आप पढ़ें तो आपको बिल्कुल लगे कि वो जो मैंने दुनिया बनाई है वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, वो शायद उस पर ना उतरती अगर मैं ऐसा कैरेक्टर क्रिएट कर देता। और इसी वजह से फिर मैंने अपनी चौथी किताब जो है वो इससे टोटली हटकर क्रिकेट पर लिखी। और क्रिकेट पर भी मैंने ये फैसला किया कि बजाय इसके कि बंदा मेंस क्रिकेट पर लिखे, फीमेल प्रोटैगनिस्ट को आगे ले जाकर विमेंस क्रिकेट पर बंदा लिखे। सिमिलरली अगर आपने मेरी 5वीं किताब पढ़ी है बिट्रेयल, तो बिट्रेयल में जो आपने जिक्र किया ना फेम फटाल का, परहैप्स नॉट 100%, लेकिन वो उस किस्म का रोल आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जाहिर बात है, मैं एज अ राइटर मेरा भी तजर्बा थोड़ा ज्यादा हो गया है, मेरी जो काइंड ऑफ अपनी एबिलिटी है टू राइट स्ट्रॉन्गर फीमेल कैरेक्टर्स वो भी बढ़ गई है। तो वो ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है। लेकिन जो आपने ये बात की ना लाइटर साइड की, ये डेफिनेटली, क्योंकि अब जो मैंने बल्कि जो किताब अब मैंने खत्म की है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने खत्म की है और अपने एजेंट को हाल ही में भेजी है, वो इस चीज को एड्रेस करती है। क्योंकि वो किताब इन बाकी किताबों से बिल्कुल फर्क है। वो इट इज सपोज टू बी ए लाइटर, ऑलमोस्ट ए सैटायर। और उसमें जो है ना वो आपको सारी जो उसमें हाँ बहुत सी गहरी गहरी बातें जरूर हैं, लेकिन वो गहरी गहरी बातें जो हैं वो एक बड़े ही लाइट हार्टेड किस्म के तरीके से बयान की जाती है। डॉक्टर साहिबा, कोई आपका फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है तो डॉक्टर स्नोबर की तरफ चलते हैं। जी सर, जरूर। जी डॉक्टर साहबा, डॉक्टर स्नोबर। जी शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें हो चुकी हैं और काफी टाइम भी ले लिया है बाकी दो पैनलिस्ट ने। मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि मैंने उमर शाहिद साहब का नॉवल पढ़ा प्रिजनर, और उसको पढ़ते हुए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उस पर बात करूंगी। और इसके अलावा जो एक मैं समझती हूँ एक कॉमन बात जो है मुझ में और उमर शाहिद साहब में, कि एक तो ये कि मेरी पैदाइश जो है वो कराची की है और मेरे जो वालिद थे वो पुलिस में थे। तो मैंने जो 90s का जो अर्ली 90s का अरसा है वो मैंने कराची में गुजारा है। तो उस अरसे में अगर मैं सोशो पॉलिटिकल हवाले से देखूं तो दो तीन लफ्ज जो हैं वो मैं कराची से सीख के आई थी यहाँ रावलपिंडी। एक था बख्तरबंद गाड़ियां, दूसरा था बोरी बंद लाशें। तो जब मैं यहाँ, ये तो ज़ाहिर है यहाँ पर क्योंकि यहाँ सूरत हाल नहीं है तो ये लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं मेरी मेमोरी से जो है वो खत्म होते गए। लेकिन जब मैंने ये नॉवल पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि जैसे मैं दोबारा उसी दौर में चली गई हूँ और वहीं पर वही मैं अपने भाइयों से सुन रही हूँ कि बख्तरबंद गाड़ी आई है और ये कि लाइटें ऑफ कर दें और MQM सारा कुछ, वो सब कुछ मेरे सामने एक फिल्म की तरह चलना शुरू हो गया। तो एक तो उमर शाहिद साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने चाहे ये मेमोरीज बहुत प्लेजेंट नहीं है लेकिन जाहिर है कि मेरी यादाश्त का हिस्सा है, तो उन्होंने इसको एक तरह से मुझे दोबारा इनको जिंदा कर दिया है। अच्छा, फिर मैंने इस नॉवल को पढ़ते हुए ज्यादा, क्योंकि सोशो पॉलिटिकल बातें काफी डॉक्टर रवि साहब ने कर ली हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम इस नॉवल पे जो है वो एम्फेसाइज करें। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको हम एक पॉपुलर फिक्शन के हवाले से देखेंगे। मैंने ये महसूस किया कि पॉपुलर फिक्शन अगर हम इसको कह भी दें, लेकिन इसके बावजूद उमर शाहिद साहब की जो करेक्टर बिल्डिंग है, जिस तरह से उन्होंने किरदार बनाए हैं, जो प्लॉट बनाया है, वो इतना मजबूत है और इतना उसे कहें कि वो इम्फेसाइजिंग है, इतना इम्पैक्ट छोड़ता है कि आप उसके साथ साथ रहते हैं और आप उसको पूरी तरह महसूस करते हैं। जब तक ये नॉवल खत्म नहीं हो गया मैं इसको छोड़ नहीं सकी। तो मुझे लगता है कि पॉपुलर फिक्शन में शायद इसकी वजह ये है कि इसकी जो एक रियलिटी, इसकी जो हकीकत है, उसकी वजह से इसका असर जो है वो बहुत गहरा होता है।
फिर शायद खुद उमर शाहिद साहब की जो हमें जिंदगी या सवाने के हवाले से चीजें मिलती हैं, शायद उससे भी हमें लगता है कि उन्होंने ये सारा कुछ जो भी लिखा है वो इंतहाई खुलूस से लिखा है। तो उस जगह पर इन फिक्शन में उनके जो खुलूस जो है अपनी तहरीर के साथ जो है वो नजर आता है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कराची पे लिखे जाने वाले नॉवलों की, तो एक नॉवल जो है फहमीदा रियाज ने भी लिखा था। अगर उमर शाहिद साहब का जानते हो, फहमीदा रियाज बहुत मकबूल शायरा है। तो उन्होंने एक नॉवल लिखा था, कराची के ही उन्वान से था। लेकिन वो नॉवल भी कराची के ही पर इम्फसाइज करता है, उसी के लोकेल को सारा कुछ इसमें है, लेकिन इतना रियलिस्टिक वे में नहीं है। तो ये एक अलग सा एक टेस्ट है। उमर शाहिद साहब से मेरे दो छोटे छोटे से सवाल हैं। पहला ये है कि अ, एक पुलिस अफसर जो है उसने अपने कैथारसिस के लिए फिक्शन को क्यों चूज किया? आपके पास कई और ऑप्शंस थे, आप मजामीन लिख सकते थे, आप अखबार में कॉलम लिख सकते थे, या अमूमन ये होता है कि लोग अपनी सवाने हयात या आप बीती लिख देते हैं। तो वाई फिक्शन, फिक्शन को आपने क्यों चूज किया? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जाहिर है क्योंकि अब आप फिक्शन से रेलिवेंट है, इससे रिलेट हो चुके हैं, तो क्या आप जो कंटेम्प्रेरी फिक्शन राइटर्स हैं या पुराने हैं, उनमें से आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी को पढ़ते हैं, या आपको कौन, आपका फेवरेट फिक्शन राइटर कौन है? इस बात से कुछ बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सनोबर। आपका पहला सवाल ये था कि मैंने फिक्शन का जो मीडियम है वो क्यों चूज किया, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बल्कि इन अ वे मैं इसको थोड़ा सा लिंक करूंगा इस जवाब को, जो एक डॉक्टर साइमा ने थोड़े अरसे पहले एक सवाल किया था कि आपने अपने ऊपर कोई चीज क्यों नहीं बेस की। देखिए, आपको इसका जो एक सादा जवाब है वो मैं आपको पहले दूंगा। वो ये है कि कितने पुलिस अफसरान हैं, मैं, मेरा अपना डिपार्टमेंट है इसलिए मैं, और मेरे कॉलीग्स हैं इसलिए मैं इस बात पर थोड़ी सी उनसे लिबर्टी लूंगा, कितने पुलिस अफसरान हैं जो कि उर्दू अखबारों में और अंग्रेजी अखबारों में वेरियस चीज़ों पर कॉलम लिखते हैं, और आप वो कॉलम सुबह को पढ़ लेते हैं और 48 घंटे बाद आपको भी शायद नहीं याद होगा कि उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। और तो 2-3 साल बाद वो फिर अपने कॉलम्स की एक कलेक्शन बनाकर एक किताब के फॉर्म में शाया कर देते हैं। ये तनकीद नहीं है, मेरी बिल्कुल भी तनकीद नहीं है अपने कॉलीग्स के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली फिक्शन लिखना या इस तरीके के नॉवेल्स लिखने का इम्पैक्ट जो है वो मतलब हम सारे इस फोरम पर अभी बैठे हुए हैं, तो इट शोज कि उनका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा हुआ निस्बत इसके कि मैं इस तरह के कॉलम्स लिखता। दूसरा इशू ये है कि मेरी जो काइंड ऑफ अपनी कहानी बताने के हवाले से भी जो एक एक और एक किस्म की वो है रिलक्टेंस, और ये जो आपने कहा ना कि किसी भी मजमून लिखने के हवाले से भी जो मेरी रिलक्टेंस रही है, वो ये है कि हम लोग, हमारा जो सबसे बड़ा एक फेल है वो ये है कि जब हम, खास तौर पर हम सरकारी मुलाजमीन, जब हम इस तरह के कॉलम लिखते हैं कि जी ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो हम हर दुनिया की हर चीज जो है वो सेल्फ जस्टिफिकेशन के पहाड़ पर जिबा कर देते हैं कि हमारी हर एक्शन जो है वो हम उसको जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं जी मतलब अगर हम सारे ही इतने अच्छे थे माजरत के साथ, तो शायद पाकिस्तान का हाल भी इससे कुछ बेहतर ही होना था। लेकिन अगर हम सारे ही, मतलब ये तो बड़ा एक अजीब सा वो है ना कि जिसको आप किसी भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की का कोई बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी उठा लें या उनके कॉलम पढ़ लें, तो वो कहते हैं जी ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ये होना चाहिए। और वो जो अफसरान हैं वो वफाकी सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो आईजी भी रहे हैं, वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, भाई आप उस टाइम क्यों नहीं करना, उस टाइम आपको क्यों नहीं ख्याल आया था इन चीजों का? मेरा पॉइंट ये, अगेन मेरा पॉइंट तनकीद करने का नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं भी ये इस तरह के कॉलम लिखूंगा तो मैं भी अपनी हर एक्शन सेल्फ जस्टिफिकेशन की तरफ, पहले मैं अपनी एक्शंस पहले जस्टिफाई करूंगा। जो फिक्शन है ना, फिक्शन आपको एक कैनवस दे देती है कि आप जैसे मर्जी उसको रंग भर दें। मतलब आप अपने बारे में या अपने डिपार्टमेंट या उसके बारे में क्रिटिकल क्रिटिकल भी हो सकते हैं, रियलिस्टिक भी ज्यादा हो सकते हैं,
आप जो मुखालफीन है, चाहे वो एक टारगेट किलर हो, चाहे वो एक जिहादी हो, उसको आप उनके बारे में, उनका जब आप कैरेक्टर बनाएंगे तो उसका एक डीप कैरेक्टर भी बना सकते हैं, जिसमें आप उसकी जो मोटिवेशन हैं वो समझने की कोशिश करें। ये वो चीजें जो कि एज ए, अगर मैं शायद मजमून लिखता या ये लिखता, एक तो कोई किसी ने खास पढ़ना नहीं था, और दूसरी बात ये कि ये आप उस किस्म की एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते। मैं आप बताऊं, अगेन हम अगर दुनिया की तारीख देखें ना, तो दुनिया की तारीख में अगेन जो मैंने पहले भी पॉइंट किया, रेज किया था कि हत्ता के पॉपुलर फिक्शन को इस तरीके से बड़ा बदनाम किया जाता है कि जी पॉपुलर फिक्शन जो है वो लो ब्राउ फिक्शन होती है, और वो उस तरीके से इंटेलेक्चुअल नहीं होती। लेकिन दुनिया की तारीख में पॉपुलर फिक्शन है जिसकी वजह से आप बहुत से जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको आप उस पॉपुलर फिक्शन की ही की नजर से आप उन इवेंट्स को देखते हैं। रशियन, मैंने टोल्स्टॉय का जिक्र किया, रशियन रेवोल्यूशन पर जितने नॉवल लिखे गए उसकी आप देख लें, होलोकॉस्ट के हवाले से बहुत सी किताबें लिखी हैं, एन डायरी ऑफ एन फ्रैंक और इस तरह की चीजें, उनको आप देख लें। इवन आप बिल्कुल ही अगर आप पॉपुलर फिक्शन की तरफ आए और थोड़े से मॉडर्न एरा में, तो आप इस किस्म की चीज देख ली, जिस तरह मारियो पूजो का द गॉड फादर है। अब जिस तरीके से उसने एक काइंड ऑफ इटालियन अमेरिकन सोसाइटी के अंदर जो भी एक माफियाज या उसकी पैदाइश थी या उनकी प्रेवलेंस थी डिस्क्राइब किया है, और जिस तरीके से आज जब आप वो किताब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये वाकई इस तरह की चीजें। तो आप, मैंने 10 किताबें जो हैं वो माफिया पर पढ़ी हुई हैं, नॉन फिक्शन जो उनकी हिस्ट्री पर भी बात करती हैं, लेकिन मतलब उसमें जो इम्पैक्ट उस एक किताब का था मारियो पूजो की, वो उन दसों सैकड़ों किताबों का वो इम्पैक्ट नहीं है। सो आई थिंक दैट इट्स, मतलब मैं समझता हूँ, बट हाँ उसमें कैविएट ये है कि हर आदमी वो लिख नहीं सकता। मतलब अगर हम समझें कि हर आदमी जो है वो एक नॉवल लिख सके या वो कर सके, ऑब्वियसली बहुत से जो स्पेशली जो पब्लिक सर्विस सेक्टर से लोग आते हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आसान तरीका तो यही है कि आप या किसी किस्म का मेमोयर लिखें या किसी किस्म के आर्टिकल्स लिखें। लेकिन आई पर्सनली फील कि ज्यादा जो मजेदार तरीका और ज्यादा जो काइंड ऑफ पर्सनली रिवॉर्डिंग तरीका है वो फिक्शन का रास्ता था। दूसरा आपका सवाल था, सॉरी दोहराइएगा अपना दूसरा सवाल। जी मैंने पूछा था कि आप जो कंटेम्प्रेरी नॉवेलिस्ट हैं उनमें किसको फॉलो करते हैं, किसको पढ़ रहे हैं, या आप किसको पसंद करते हैं? अच्छा, ये अगेन ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि प्रॉबली मेरी जो काइंड ऑफ करियर के हवाले से, जब तक मैं खुद राइटर नहीं बना तो मैं मेरी जो फिक्शन की रीडिंग थी वो बहुत कम थी। जाहिर बात है मेरा पेशा भी ऐसा था कि ज्यादा फोकस जो था वो नॉन फिक्शन, करंट इवेंट्स, रीसेंट हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री टाइप की चीजें बंदा पढ़ता था। ये ज्यादा मैंने फिक्शन, और ख़ास तौर पर बिलखसूसी तौर पर साउथ एशियन फिक्शन की जो मैंने एक किस्म की एक्सप्लोरेशन शुरू की, वो मैंने शुरू की खुद राइटर बनने के बाद। क्योंकि मैंने कहा यार बाकी बंदा पढ़े तो सही कि बाकी लोग लिखते क्या हैं, कि बाकी दुनिया में हो क्या रहा है। तो उसमें मैंने तकरीबन जितने भी आपके कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं अंग्रेजी में, मेरी जो उर्दू की रीडिंग है वो उस तरीके से इतनी उसमें मुझे महारत नहीं है जितनी मेरी अंग्रेजी की में है। लेकिन जितने भी आपके पाकिस्तानी कंटेम्प्रेरी फिक्शन के राइटर्स हैं वो बहुत से जो आपके इंडियन राइटर्स हैं वो पीपल, और दो तीन और इस तरह की, जिस तरह मैं नाम भूल जाता हूँ, मैं जो उनके नेम्स है ना उनके साथ इतना अच्छा नहीं हूँ। एक श्रीलंकन राइटर है बहुत अच्छे जिन्होंने 2 किताबें
लिखी हैं। एक और रिसेंटली बुकर प्राइज भी शायद जीते हैं, बुकर प्राइज के जीते थे या फाइनलिस्ट थे उसके क्या। दो तीन इस तरह के बांग्लादेशी राइटर्स है उसमें। उनमें जो इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ जो मुझे पॉइंट हमेशा इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने ये एक किस्म की साउथ एशियन फिक्शन की दुनिया एक्सप्लोर करना शुरू की, वो ये था कि एक्चुअली अगर आप देखें ना तो हमारे चाहे आप बांग्लादेश ले लें, चाहे आप श्रीलंका ले लें, या इंडिया या पाकिस्तान ले लें, और फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान ले लें, तो हमारे बहुत सी चीजों में जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बड़े कॉमन से हैं। अब मसल मैं रिसेंटली कोई महीना पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, कोई इंडियन राइटर की थी, आई थिंक किताब का नाम है द एज ऑफ वाइस। और उस किताब में ना एक टिपिकल वो कहानी है जो कि शायद उस किस्म के टॉपिक्स मैंने अपनी भी किताबों में एक्सप्लोर किए हैं, कि हाउ हमारे जैसे मुल्कों में एक नेक्सस सा होता है बिग बिजनेस का, क्राइम का, वो सियासत का, और उस नेक्सस में और बहुत से वो जो मशहूर कोर्ट है ना, कोटेशन तो गॉडफादर की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बहुत ही मशहूर कर दिया था अपनी रूलिंग में लिखकर के मैनी एवरी फॉर्चून इज बेस्ड ऑन अ माउंटेन ऑफ क्राइम्स, आई थिंक इस तरह का कोट है। तो वो उस किस्म की कहानी जो ना, मतलब आई फाउंड इट फैसिनेटिंग कि हालांकि वो जो किताब है वो जाहिर बात है इंडिया में बेस्ड है, यूपी में कहाँ उसकी कहानी बेस्ड है, लेकिन उसकी जो डायनामिक्स हैं दे आर वेरी वेरी सिमिलर। सिमिलरली एक बांग्लादेशी राइटर हैं तहमीना समथिंग, अगेन मैं नामों के साथ बहुत खराब हूँ। उन्होंने एक ट्रिलॉजी लिखी थी किताबों की ऑन द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एंड और इसी इसी थीम पर एक बल्कि हमारी लोकल एक कॉलीग हैं डॉक्टर अकीला इस्माइल, जो बड़ी मशहूर डॉक्टर परवीन रहमान थी, जो कराची औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत मशहूर सोशल एक्टिविस्ट थी, जिनका मर्डर हो गया था कुछ साल पहले, उनकी बहन है। उन्होंने इसी किस्म की किताब लिखी थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज पीपल। जाहिर बात है जो बांग्लादेशी राइटर थी उन्होंने तो बंगाली पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था, तो डॉक्टर अकीला ने एक नॉवल लिखा था उसी पीरियड के हवाले से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो लोग मतलब जो जो नॉन बंगाली पॉपुलेशन थी, चाहे वो बिहारी थे या दूसरी एथनिसिटीज के थे, एंड व्हाट दे हैड टू गो थ्रू। एंड जो मुझे इन चीजों में मतलब इंटरेस्टिंग लगता है ना, कि अक्सर हम, और खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो आजकल के दौर में ना इन आर सोशल मीडिया 24/7 न्यूज साइकिल बेस्ड वर्ल्ड, कि हम चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपने जो बात की कराची के हवाले से कि आपकी पैदाइश और कराची की थी, और आपकी जो आपको दो तीन जो उस जमाने के फ्रेजेस अभी तक याद है, मसलन बख्तरबंद गाड़ी या बोरीबंद लाश, तो वो ये इन किताबों का जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ फायदा है वो ये है। और मैं अपनी भी किताबें उसमें शामिल करूंगा, कि वो जो मैंने आपसे बात की ना स्नैपशॉट की, तो वो कल की जो जनरेशन्स हैं उनको इन चीजों की शायद समझ नहीं होगी। अगर आप कल की जनरेशन के, अगर आप शायद कराची में ही आज भी किसी 18 या 20 साला नौजवान से पूछ लें कि यार आपको ना आपकी क्या परसेप्शन है एमक्यूएम के हवाले से, या अल्ताफ हुसैन के हवाले से, और व्हाटएवर, तो वो शायद उस तरीके से आपको उनकी परसेप्शन नहीं हो सकती जो आपकी या मेरी हो सकती है, जो कि वो किस किस्म का एक किस्म का टेरर था, या किस किस्म का एक पूरा शहर जो था एक आदमी के फोन कॉल, वो भी लंदन से फोन कॉल पर बंद हो जाता था, वो कंप्यूट नहीं हो सकता अब इस जनरेशन को, क्योंकि जाहिर बात है उनका उससे लिंक नहीं रहा ना। जस्ट सिंपली अगर आप मुझे ईस्ट पाकिस्तान के सदमे के हवाले से पूछें, तो मैं तो उस सदमे के 7 साल बाद पैदा हुआ था, तो मैं कभी भी उस तरीके से उसको नहीं समझ सकता कि हाउ इट फेल्ट टू हैव हाफ योर कंट्री टोर्न अपार्ट ना। तो सो वो चीजें मतलब अगर आप उन चीजों को कैप्चर ना करें तो वो चीजें भूल जाते हैं लोग। और वही आप वाली पहली वाली बात कि मजामीन जो है ना वो लोग याद नहीं रखते, लेकिन शायद कोई नॉवल जो है ना
वो लोग याद रख लेते हैं। मैंने भी आपको कहा ना कि मुझे उस बांग्लादेशी राइटर का नाम नहीं याद है, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने आज से 6 साल पहले उसका उसके वो 2 नॉवल या 3 नॉवल पढ़े थे, और बड़े वो इम्पैक्टफुल थे, बड़े मतलब दे वर वेरी टचिंग एंड वेरी इमोशनल। तो वो आई थिंक दैट्स द अदर रीजन व्हाई इट्स ऑलवेज एन एडवांटेज टू राइट फिक्शन। लोग याद रखते हैं उसको, कहीं ना कहीं उनकी कलेक्टिव मेमोरी में, कहीं ना कहीं पॉपुलर जो ज़ाइटगाइस्ट होता है उसके अंदर वो चीजें रह जाती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा उमर शाहिद साहब, मेरा ख्याल है जो आपने सुजेस्ट किया था ना, अब हम उसी फॉर्मेट पे चलते हैं। टॉक आपकी मैंने स्किप डॉक्टर साहब कर, इसीलिए हाँ मैंने कहा ठीक था है, कि ज्यादातर जो की बातें हैं ना वो इसी उस डिस्कशन में हो जाती हैं। हाँ हाँ तो इफ बिल्कुल यू ऐसे ही है। प्रेफर तो अब हम वीकेंड, टाइम के मतलब क्या हम, जो एग्जैक्टली लोगों को ज्यादा टाइम दे दें सवालात पूछने का। हाँ ठीक है, इट्स ओके। तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मेरे दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं, मीन भाई बाकी दोस्त जो हैं वो अपने क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं। उमर, एक तो ये बताइए कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं और आपका जो सारा स्ट्रक्चर है नॉवेल्स का, मोस्टली वो कैरेक्टर्स भी रियलिटी में हैं और वो इश्यूज भी रियल लाइफ के इश्यूज हैं, सोशियो पॉलिटिकल हैं, क्राइम के हैं, जस्टिस के हैं, तो ये सारे मतलब रियल इश्यूज हैं। अब इसमें मेरा सवाल ये है कि वो थिन लाइन जो है बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, वो आप कैसे ड्रॉ करते हैं? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप बारी बारी जवाब देना चाहें तो बाकी मैं बाद में पूछ लूंगा। डॉक्टर साहब इसमें देखिए अगेन फंडामेंटली ना, मैं मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वो कोई सोशल एक्टिविज्म के हवाले से नहीं लिख रहा। हाँ, बाद में अगर वो कोई उसका इम्पैक्ट ऐसा हो जाए तो वो एक अलग बात है। जाहिर बात है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो हम लिखते हम्म हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है। मैं तो उसको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टोरी ही लिख रहा हूँ। और मेरे दिमाग में, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये फिक्शन है, ये कहानी है, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट, इसका कोई शक नहीं। अच्छा अच्छा उमर, दूसरा ये बताइए, कुछ तो आपने उसको किया भी है। अगर मैं डायरेक्ट आपसे ये सवाल करूं कि आप जब लिखते हैं तो आप लिखते हुए आपके जहन में फिक्शन राइटिंग मतलब कैथारसिस आपका पर्पस है, या आपका पर्पस जो है वो स्टोरी शेयर करना है, क्योंकि आप इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है और आप उसका इजहार करना चाहते हैं, या उससे कोई बड़ा पर्पस जो है कि आप आपके ख्याल में, मतलब अमेरिकन हिस्ट्री को जब हम देखते हैं तो बहुत सी रिफॉर्म्स जो थी वो बड़े नॉवल थे उनकी बैकग्राउंड में जो लिखे गए, और उसके बाद उन्होंने रिफॉर्म्स को ट्रिगर किया। तो आप कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि भाई आपकी जो राइटिंग्स हैं वो कभी ना कभी कुछ रिफॉर्म्स का बायस बन सकती हैं? तो व्हाट इज योर बेसिक पर्पस? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब कि अगर कोई भी मुसन्निफ आपको ये कहेगा ना कि वो जब उन्होंने फलां किताब लिखी तो उनका मकसद ही था सोशल हम्म रिफॉर्म ट्रिगर करना, तो वो बहुत ही एम्बिशियस ठीक मुसन्निफ ठीक होगा, और मैं उसको, उस बंदे को सलाम करता हूँ। आई डोंट, मेरा कभी ऐसा मकसद नहीं रहा। मेरा, जैसे ठीक। आपने बिल्कुल सही कहा और मैंने भी वेरियस इंटरव्यूज में ये बात की है कि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मेरा मकसद जो था वो एक सेल्फ कैथारसिस था। और वो हम्म जब जैसे जैसे वो एक प्रोजेक्ट ग्रो होता गया, जैसे जैसे मेरी अपनी उस फील्ड पर महारत होती गई, तो अब हम्म आई फील दैट इट इज मोर ए केस ऑफ वांटिंग टू टेल गुड स्टोरीज। मैं हमेशा ठीक। कहता हूँ कि मैं अपने आप को एक नॉवेलिस्ट नहीं गिनता, मैं अपने आप को एक स्टोरी टेलर गिनता हूँ। और हम्म मैं समझता हूँ हमारी एक रिवायत भी है कहानियां सुनाने की, और मैं उसी रिवायत के, मतलब मैं कभी भी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मैं किसी किस्म की, मुझे ये चीजें नहीं समझ आती कि बंदा लिटरेरी ऑथर कैसे बनता है या कैसे नहीं बनता। मैं अपने आप को सिंपल एक स्टोरी टेलर समझता हूँ, और वो हम्म, जो हमारी रिवायत है कहानियां बताने की, कहानियां शेयर करने की, अ, उसी रिवायत का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, या बन गया। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर बाकी दोस्तों की तरफ चलते हैं। वो ये है कि आपकी जो प्राइमरी ऑडियंस जो है, जब आप सोचते हैं उसके बारे में, तो आपकी प्राइमरी ऑडियंस कौन सी है? मतलब जैसे आपने साउथ एशियन
राइटर्स का जिक्र किया, साउथ एशियन जो स्टोरीज हैं उनको आपने जो पढ़ा इस दौरान, तो क्या जब आप सोचते हैं तो ये एक डेमोग्राफिक जो एरिया है साउथ एशिया का, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं या ब्रॉडर जो ऑडियंस है उसके बारे में सोचते हैं? तो आपकी प्राइमरी ऑडियंस जो है वो क्या है? मेरी प्राइमरी ऑडियंस कोई भी बंदा है जो मेरी किताबें पढ़ ले। अगेन मैं ये बात कहूंगा कि अगर आप इसको अप्रोच करें ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मेरी अप्रोच है, कि आप ये समझें कि अगर आपके पास एक अच्छी कहानी है सुनाने की, तो आप चाहे वो आप अमेरिका में बैठे हों, चाहे आप बांग्लादेश में बैठे हों, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हों, इफ दैट स्टोरी इज गुड, अगर और आपकी अगर उस स्टोरी को सुनाने की या उसको बयान करने का जो बयानिया है वो मजबूत है, ठीक। कैरेक्टराइजेशन वाइज, या इन द वे द स्टोरी इज टोल्ड, तो उसमें फिर आप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ए प्राइमरी ऑडियंस इशू। ये ठीक। आपने जो बात, ये सवाल जरूर उठता है, और खास तौर पर बहुत से जो पाकिस्तानी राइटर हैं जो कि अंग्रेजी में लिखते हैं, उनके ऊपर ये सवाल जरूर उठता है। वेरियस फोरम्स पर जब मैं जाता हूं तो अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि जी बहुत से ऐसे राइटर हैं जो कि हमें लगता है कि वो एक वेस्टर्न ऑडियंस या नॉन पाकिस्तानी ऑडियंस को पहले मद्देनजर रखते हुए अपनी किताबें लिख रहे होते हैं। मैं उनके लिए तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि मेरी किसी किताब में ऐसी कोई टारगेटिंग हुई हो। मेरी जो जितनी भी किताबें हैं, लाइक आई सेड, वो मतलब जो जैसे डॉक्टर सनोवर ने कहा कि उनको लगा कि उनकी जो उनका जो बचपन था कराची का, उसमें वो उनकी बहुत सी मेमोरीज फिर से जाग उठी। और सिमिलरली मैं को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि जो द प्रिजनर है, वो जब जर्मन में ट्रांसलेट हुई तो जर्मनी में बहुत बड़ी हिट थी। अब कोई पूछे कि जो जर्मन बंदा पढ़ रहा है उस किताब को 2013 या 14 में, उसका क्या इंटरेस्ट होगा या उसकी क्या वाबस्तगी होगी ठीक। कराची के साथ, और वो भी कराची ऑफ द 1990s के साथ। लेकिन बिकॉज ऑब्वियसली उसको लगा कि कहानी बहुत अच्छी है, तो वहां वो ठीक। मकबूल हुई। ठीक। ठीक। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरम सवाल करना चाह रही हैं। जी इरम साजिद। जी डॉक्टर साहब। जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। उमर साहब से सर अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 सवाल करना चाहूँ। जी जी कीजिए, आवाज थोड़ी बेहतर कीजिए, थोड़ी आवाज आपकी कम लग रही है डॉक्टर साहब। जी ठीक जी। है। उमर साहब हम लोग यहाँ पंजाब में कराची के बारे में जब हालात सुनते हैं तो हम बड़े खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं कराची में, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो तो कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड है वो कैसे? हम लोग हम लोगों को गलत मालूमात पहुंचती है या उन लोगों को आदत हो गई है इस तरह की? क्योंकि वो तो हमारा बकायदा मजाक उड़ाते हैं कि आप ऐसे ही जो है डरते रहते हैं। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप का मुकाबला ज़ाहिर है टेररिस्ट से था, गैंगस्टर से था। तो जो ऐसे लगता है जैसे ज़ाहिर है कि आप एक ड्यूटीफुल ऑफिसर थे या और हैं। तो ऐसे शख्स को अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो आपको तो नहीं ऐसे कोई मसाइल थे? थैंक यू। डॉक्टर साहब, यकीनन जो आपने बात की ना, वो शायद मैं भी आपका मजाक उड़ाऊंगा कि आप पंजाब में बैठकर वैसे ही घबरा जाते हैं। लेकिन सच ये है कि आई थिंक जो असलियत है वो दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान है। कुछ थोड़ा ऐसा है कि आप लोग पंजाब में बैठ कर घबरा जाते हैं कराची के बारे में सुनकर, और कुछ ऐसा है कि हम कराची वाले जो है ना, हम इतने ढीठ हो गए हैं इन पिछले 40 सालों में कि ये कुछ भी हो जाए तो ये शहर चलता रहता है। इस शहर में एक तरफ मतलब ऐसे जेन्युइन वाकये हुए हैं कि एक ही रात में एक तरफ बहुत बड़े खुदकश धमाके हुए, और शहर की दूसरी तरफ जो है वो शानदार किस्म की दावतें और शादियां या और मेहंदियां भी चल रही थी, और वो खुशियां भी बंद नहीं हुई उन हालात की वजह से। तो ये मतलब सच जो है, आप भी गलत नहीं है।
और हम लोग भी गलत नहीं है कराची वाले। दूसरा आपका जो सवाल था महकमे के हवाले से, अभी तक तो मेरा कोई मतलब ऐसा कोई इशू नहीं आया, बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि महकमा और बाकी जितने भी दीगर इदारे वगैरह हैं, उन्होंने, जहाँ तक मेरी किताबों की बात है, वो मुझे हमेशा उनका फायदा ही हुआ है, क्योंकि मेरी ज्यादा मकबूलियत हुई है, और सारों ने इसको अप्रिशिएट किया है कि इस तरह की किताबें किसी ने लिखी हैं। बहुत शुक्रिया। बाबर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, वैसे उमर शाहिद, ऐसा है कि कराची वाले यहाँ आते हैं ना तो सर्दी से जिस तरह घबरा जाते हैं, हम वहाँ के हालात से घबरा जाते हैं। जी जी बाबर साहब। उमर साहब, आपकी बातचीत का बहुत मजा आया। अ, आपकी बातचीत से एक बात बहुत वाज़ेह लगती है कि यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी ऑफ ए स्टोरी टेलर। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इकोसिस्टम क्या था जिसकी वजह से आपकी ये आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप हुई? वो कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था जिसकी वजह से आपको बहुत यकीन हो गया कि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं? मैं काफी स्टोरियां सुनाता हूँ, लेकिन मेरी आइडेंटिटी जो है ना, वो बड़ी ब्रोकन है स्टोरी टेलिंग के बारे में। मुझे हमेशा लगता है ये कि मुझे स्टोरी का नहीं पता, मुझे इस बात का पता ही नहीं है कि यार ये स्टोरी होती क्या है। और अक्सर मैं जो है कोर्सेरा पे और इधर उधर से ऐसे कोर्सेज भी करने की कोशिश करता रहता हूँ। और हालांकि मेरी जो बाज लोग, जब मुझे पता चलता है कि मैं स्टोरी टेलिंग में कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कहते हैं यार तुम तो कहानियां बहुत सुनाते हो। तो आई वॉन्ट टू नो स्पेसिफिकली हाउ योर आइडेंटिटी डेवलप्ड ऑन स्टोरी टेलिंग। मेरा मेरा इसमें बड़ा सिंपल सा एक मेट्रिक है, और वो ये है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कि काफी वेल रेड हूँ। मैं वेरियस चीजों के बारे में किताबें पढ़ता हूँ, फिक्शन भी, नॉन फिक्शन भी, वेरियस टॉपिक्स पर। तो मैंने अपना मेट्रिक हमेशा ये रखा कि यार जो तुम लिख रहे हो, क्या ये ऐसी चीज है जिसमें तुम, मतलब अगर तुम एक बुक शॉप में जाओगे कल, और क्या ये जो तुम कहानी लिख रहे हो, वुड यू बाय दिस, और वुड यू रीड इट एंड फाइंड इट इंटरेस्टिंग? क्योंकि मैं अपने आप को बेस करता हूं एज द एवरेज वेल इन्फॉर्म्ड रीडर। तो अगर मैं उस कहानी को दिलचस्प समझूं जो मैं बना रहा होता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, अगर मैं इसको समझता हूँ तो जो एक प्रॉब्ली डिसेंट प्रोपोर्शन है लोगों का जो किताबें पढ़ते हैं, वो भी इसको इंटरेस्टिंग समझेंगे। क्यों? और बहुत सी चीजों में, क्योंकि, और मैं इसलिए भी मैं इस हवाले से कहता हूँ कि एट टाइम्स यस मैं वेल रेड हूँ, लेकिन मेरे इन टर्म्स ऑफ कि मैं जिस चीज को अच्छी कहानी समझूं या ना समझूं, मेरे मैं समझता हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड काफी हाई है। बहुत सी चीजों को, जो बहुत सी चीजें जो वाइडर लोग, वाइडर दुनिया बड़ी मकबूल करती, मैं इनको नहीं करता। तो मेरा मैट्रिक हमेशा अपने ऊपर बेस रहता है कि अगर आप समझते हो कि ये चल सकती है कहानी, अगर आप समझते हो कि अगर किसी और ने ये कहानी लिखी होती और आप किसी किताब बुक स्टोर में जाकर ये किताब देखते और उसका बैक कवर पढ़ते और कहते हाँ ये तो यार मजेदार कहानी है, देन इट्स अ गुड आइडिया। मैं फॉलो अप सवाल कर सकता हूँ छोटा सा, शेर साहब? जी जी बिल्कुल। उमर साहब, मेरा एग्जैक्टली यही सवाल था कि देखें ना, आपकी जो है ना क्लैरिटी इतनी ज्यादा है और आप खुद अपने आप को क्राइटेरिया के तौर पे लेते हैं। मेरा सवाल एग्जैक्टली ये था कि हाउ दिस स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ योर सेल्फ डेवलप, जिसमें आपको ये लगा कि आप ही क्राइटेरिया, अगर आपने इसको पास कर दिया तो बाकी लोग भी पास कर देंगे। तो हाउ दिस डेवलप? इसका आई डोंट, मतलब मैं इसको आप कोई मैप नहीं कर सकता कि कैसे डेवलप हुआ। जैसे मैंने कहा, ये इस बात पर बेस्ड है कि मैं समझता हूं कि मैं एक मतलब अगर आप एक एवरेज वो निकालें, तो मैं एक, आई वुड क्लासिफाई माई सेल्फ एज अ वेल रेड पर्सन, एंड आई वुड क्लासिफाई माई सेल्फ एज अ पर्सन जिसकी जो रीडिंग इंटरेस्ट है वो काफी डाइवर्स है। मैं वेरियस चीजों में मेरे इंटरेस्ट हैं, मैं उनको उनके बारे में पढ़ूंगा, करूंगा, तो उस वजह से मेरा जो स्कोप है काफी वाइड है, तो मैं नैरो नहीं हूँ। तो उस बेसिस पर जो है मेरा ये यकीन है, जो कि अभी तक तो सही रहा है, कि आई फील कि क्यों नहीं लोग, मतलब अगर मुझे ये कहानी अच्छी लगेगी तो दूसरे लोगों को क्यों नहीं लगेगी। मैं समझता हूँ कि मेरी जो एक क्रिटिसिज्म है ना बहुत से
जो आपने भी जिक्र किया कि जो लोग इस मामले हवाले से क्रिएटिव राइटिंग या स्टोरी टेलिंग के हवाले से जो कोर्सेज या इस तरह होते हैं, मेरी उनके हवाले से क्रिटिसिज्म ये है कि उन कोर्सेज में लोग मैंने नहीं किए, लेकिन जिन जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है या जो मेरे नॉलेज में जो चीजें हैं, कि वो आपको उन कोर्सेज में ज्यादा टाइम आप गुजारते हो अपने आप को डिफेंड करते हुए, क्योंकि उन कोर्सेज का पॉइंट जो उनकी बेसिक ट्रेनिंग उन कोर्सेज की या बेसिक आप कह लें स्ट्रक्चर ये चलता है कि जी आपको पहले तोड़ें, एंड जो सरवाइव करेगा वो वही बंदा सरवाइव करेगा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वो होगा। अब अगर आप में उस किस्म की डेली बेसिस पर क्रिटिसिज्म लेने की वो ना हो तो जाहिर बात है आप दब जाओगे। लेकिन दैट डजंट मीन दैट यू आर अ बैड स्टोरी टेलर, दैट जस्ट मीन्स दैट you may not have been very good at taking criticism in a room filled with 10 people ना। वो शायद मतलब मैं भी शायद अगर ऐसा कोई कोर्स वोर्स करता तो मैं भी शायद अपनी मेरी भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस तरीके से क्रश हो जाती कि मैं कहता यार रोज जो है 20 लोग कहते हैं क्या ये तुमने क्या चवलपना लिखा है, मैं कहता यार छोड़ो मिट्टी पाओ और कुछ काम करते हैं। सो आई डोंट थिंक दैट दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग राइटर्स। और अक्सर और बेशतर जो जो मैं देखता हूँ कि जो लोग इन प्रोग्राम से निकलते हैं और बाद में उनकी अगर कोई किताबें शाया होती हैं तो मैं उनको उनमें वो शायद स्ट्रक्चरली या टेक्निकली मजबूत किताबें होंगी, लेकिन उनमें स्टोरी टेलिंग की ऑलमोस्ट इनएविटेबली स्टोरी टेलिंग एबिलिटी की कमी हो। ठीक ठीक, थैंक यू जी। डॉक्टर शाजिया, और डॉक्टर शाजिया भी कराची से हैं, उमर शाहिद साहब ये बैरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती, तो जी डॉक्टर शाजिया, और डॉक्टर शाजिया के बाद डॉक्टर सोहेल जी। डॉक्टर शाजिया, बहुत शुक्रिया सर सेशन के लिए। अच्छा, मेरा सवाल ये आपका ये कमेंट सुनने के बाद ना कि समहाउ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से असेस करने की कोशिश करते हैं कि वेदर औरों का आपके काम के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अच्छा, एज अ रिसर्चर जब हम काम कर रहे होते हैं ना, आई नो कि आपका काम मुख्तलिफ है, लेकिन अपने ही काम पे कमेंट देना ना बहुत मुश्किल होता है, और शायद इसलिए हमारे जो क्रिटिक्स होते हैं ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई है जो हमारे काम को असेस करता है, क्रिटिकली देखता है और हमें पॉइंट आउट करके बताता है। आई नो शायद लिटरेचर को हम इस तरह नहीं देख सकते, लेकिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी तो होता है। तो आपने क्या ये देखा कि आपके काम पे क्या क्रिटिसिज्म हुआ, और क्या उसमें से कोई ऐसा वैलिड क्रिटिसिज्म है जो आप समझते हैं कि हाँ दिस पॉइंट इज वैलिड, और शायद क्या आपने फेस किया है इस चीज को? जी डॉक्टर साहब, एब्सोल्युटली। मैंने पहले भी ये कहा ना कि जब मैंने मेरी पहली 3 किताबें शाया हुई थी तो एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग उस पर जो क्रिटिसिज्म आया था वो ये था कि जी वो मेरी किताबों में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है। और मैंने जैसे मैंने इस डिस्कशन में भी पहले बात की कि आई एक्सेप्टेड दैट, और बल्कि मैंने जो अगली 2 किताबें थी उनमें ये कोशिश की कि टू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट कि ओके मतलब, और जाहिर बात है मेरी अपनी वजूहात थी कि वाई मेरी पहली 3 किताबों में फीमेल कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने पहले भी बयान किया कि आई डिडंट फील कि वो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स उन किताबों में फिट होते। लेकिन बट यस दैट वाज अ क्रिटिसिज्म एंड आई एक्सेप्टेड इट एंड आई ट्राइड टू वर्क ऑन इट एब्सोल्युटली। लेकिन उसमें सॉरी मैं आपकी एक इसमें जो ऐड कर दूंगा बात वो ये है कि ये क्रिटिसिज्म तो सिर्फ उस स्टाइलिस्टिक था ना, लेकिन ये क्रिटिसिज्म उसमें नहीं था कि जी आया कि वो कहानी अच्छी थी या नहीं थी। लेकिन दैट वाज मैं बल्कि मैं आपने रिसर्चर होने का हवाला दिया, मैं ये कहूंगा कि जो एक नॉवेलिस्ट होता है ना वो काइंड ऑफ एकेडमिक, obviously as an academic you have to face your critics and you have to be cognizant of their criticism, लेकिन एक नॉवलिस्ट शायद उसका जो सबसे क्लोज पैरेलल होता है नॉवलिस्ट का वो शायद एकेडमिक नहीं होता, उसका क्लोजेस्ट पैरेलल होता है सियासतदान। उसकी वजह ये होती है कि जो सियासतदान होता है, नॉवलिस्ट जो होता है ना वो एक कहानी लिखता है, अपना एक मैनिफेस्टो पेश करता है और
जाकर बेसिकली कहता है ना कि जी ये मेरा मैनिफेस्टो, आपको अच्छा लगे तो मेरे खरीद लीजिए या वोट दे देना, मेरे मुझे वोट दे दीजिएगा। तो और आपकी जो सक्सेस होती है ना, जो भी आप चाहे उस मैनिफेस्टो में कचरा भरा हो या ना भरा हो, लेकिन आपकी सक्सेस इस बात पर होती है कि आपको, इन द केस ऑफ अ पॉलिटिशियन, के आपको कितने लोग वोट देते हैं, एंड इन द केस ऑफ अ नॉवलिस्ट, के कितने लोग आपकी किताब खरीदते हैं। तो वो जो जो जिसे मैं कहता हूँ ना कि जो जो जनता की अदालत में दोनों को जाना पड़ता है, सियासतदान को भी और नॉवलिस्ट को भी। तो आई थिंक हमारा ज्यादा पैरेलल जो है वो इस तरीके से एक इलेक्टेड ऑफिशियल के साथ बनता है कि हम ऑब्वियसली, अगर मैं जितना मर्जी कह लूं या समझ लूं कि मैं समझता हूं कि ये किताब जो है वो बड़ी अच्छी है जो मैंने लिखी है, अगर लोग उसको ना खरीदें तो बात खत्म हो गई ना। मैं जितना मर्जी उसकी फड़ियां मारता रहूं, एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने नहीं खरीदी, मकबूल नहीं हुई, बात खत्म हो गई, इट वाज अ फेलियर। ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर सुहेल जतोई साहब। जी जतोई साहब, और उसके बाद शुमाइला, फिर साद। जी जतोई साहब। मेरा खुद तो मैं स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का, मैं हिस्ट्री रिलेटेड ही बात करना चाहूंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी ये चीज पूछना चाहता हूँ कि एक तो बताया, आपकी बातों से लगा कि आपका ताल्लुक जो है ना सिक्योरिटी एजेंसी से है और पुलिस से खास तौर पर, तो इसके अलावा भी किसी एथनिक ग्रुप की तरफ भी आपका टिल्ट है जो आपकी तहरीर में जो है वो झलकता हो? यानी मैं अगर इंटरनल या एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है ना उसके जरिए गेज करना चाहूँ आपकी जो है ना तहरीर को देखना चाहूँ कि हाँ भाई उसका किस तरफ झुकाव है या नहीं है, ये तो एक मैं बहसियत जो है ना स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपके साथ ये बात पूछ रहा हूँ। दूसरा जो मेरा सवाल है कि जब भी हम कराची को इधर से बैठकर सुनते हैं तो कराची के हवाले से अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर नेमतुल्लाह या फिर जो दूसरा जो है एमकेएम का एक दौर जो है इसको कंपेयर किया जाता है, या फिर अगर हम पॉलिटिकल या दूसरी गवर्नमेंट्स की वफाकी हुकूमतों की बात करें तो एक मुशर्रफ एरा आता है जिसमें बहरहाल कराची को कराची के जो ज्यादातर जो एमकेएम से वाबस्ता लोग हैं उसको ज्यादा ओन करते हैं, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आता है, फिर नून लीग का दौर आता है, या फिर उसके बाद पीटीआई का दौर आता है। तो आपकी नज़र में जो ज्यादा कौन सी हुकूमत ऐसी रही है कि जिसने कराची के अंदर अमन के लिए बड़ा संजीदा काविश की हो, और वो जो है ना नजर भी आती है? और आप तीसरी जो बात है, आप जो है ना तीसरा सवाल मैं जो रखना चाहूंगा कि आपकी तरफ से जो है ना हमारे जो पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स के लिए कुछ रिकमेंडेशंस क्या क्या होनी चाहिए जिससे कराची के अंदर एक पायदार अमन जो है वो आ सके, क्योंकि कराची का अमन बहरहाल पूरे पाकिस्तान में झलकता है। शुक्रिया जी। जितोई साहब लगता है गलत फोरम पर आ गए। जितोई साहब, अव्वल तो पहला आपका जो सवाल मेरा किसी ना सियासी जमात, ना एथनिक ग्रुप, ना आइडियोलॉजिकल ग्रुप से ताल्लुक है। बल्कि मुझे कुछ अरसे पहले किसी ने मुझे अप्रोच किया, शायद कोई रिसर्च कर रहा था अपनी किताबों पर, उन्होंने कहा कि जी हमें लगता है कि आप की किताबें मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई। मैंने कहा यार मेरे तो फरिश्तों को भी शायद नहीं पता हो कि मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से किस तरह लिखा जाता है, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है अगर आपको उसमें कोई चीज मिली तो गुड। दूसरी चीज, आपका जो दूसरा सवाल था कराची के अमन अमान के हवाले से, देखिए कराची का जो अमन अमान का जो सवाल है ना वो एक सिंपल पॉलिटिकल सवाल नहीं है। मतलब वैसे तो आप यकीनन बहुत से लोगों ने इस पर पूरी पूरी किताबें लिखी हैं, लेकिन एज ए कराची आई मैं ये पूरी चीज आपको एक नटशेल में बता देता हूँ। नटशेल ये है कि ये जो कराची की अमन अमान का जो इशू रहा है फंडामेंटली इस इशू पर रहा कि पिछले 40 साल में से जो ज्यादा अरसा था वो एक पार्टी ने एक ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स क्रिएट किया। बेशक वो पार्टी एमक्यूएम जो है वो थ्रू आउट पावर में नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने एक ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स क्रिएट किया जिसमें कराची की पॉलिटिक्स में सक्सेस के लिए
आपको वायलेंस या स्ट्रीट वायलेंस की जरूरत थी। तो अब वो जब वो मॉडल या ब्रांड का तजर्बा सक्सेसफुल हुआ, तो बाकी जमातों ने भी उसको अपनाना शुरू कर दिया और वो मसला फैलता गया। बट फंडामेंटली इसका इशू यही रहा है कि रादर देन द डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो पुलिस हो या वट एवर एल्स हो, जो उसकी एनॉमली आई है पिछले 40 सालों में वो ये आई है कि वन पार्टी, एंड दैट आल्सो ड्रिवन लार्जली बाय वन मैन, उन्होंने ये फील किया कि इसका जो एक बेहतर तरीकेकार था वो डेवलप करने का या पावर को रिटेन करने का, वो था टू क्रिएट अ पैरेलल स्टेट, अ स्टेट विद इन अ स्टेट। तो ऑब्वियसली जब आप पैरेलल स्टेट क्रिएट करेंगे तो जो आपकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस है वो तो फिर कमजोर ही रहेंगे ना। और ओवर अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स वेरियस और पॉलिटिकल एक्टर्स ने, नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जो भी आप उसको वो कहना चाहे, उस पार्टी के साथ या फॉर पॉलिटिकल रीजंस और व्हाटएवर कभी ताउन किया, कभी उनको ऑपोजिशन में रख दिया। लेकिन इसका जो नटशेल का जो इशू है ना वो ये है कि जब ये फैसला हुआ कि कराची की सियासत जो है वो सिर्फ वायलेंस के जोर पर, डर के जोर पर, बंदूक के जोर पर जो है वो चलेगी, तब से ये इशू जो है वो सरे फहरिस्त हो गया। और उसी वजह से मतलब विच इज वाई कि पिछले 40 सालों में जो लेट से लाहौर की पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, वो कराची से बिल्कुल फर्क है, या पिंडी की और वट एवर एक्स वाई। तो वो दोज आर द सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स इन दैट। और आपका जो आखिरी सवाल था वो जो जैसे मैंने कहा उस पर शायद आप गलत फोरम पर हैं, और जो भी मेरे जो सलाह मशवरे होते हैं सरकार को, वो बीइंग ए मेंबर ऑफ दैट सरकार, मैं उनको डायरेक्ट दे देता हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया। जी शुमाइला। जी शुमाइला। जी सर, मेरा सवाल, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कभी सोचा है कि जो रियल स्टोरीज नहीं शुमाइला, आपकी आवाज को हैंडल किया है, कोई चैलेंजिंग केसेस, उसके ऊपर कोई बुक लिखी जाए जो। अच्छा, मैं सर इसको फिक्स करती हूँ। अभी सर आ रही है आवाज मेरी? जी अब आ रही है। जी अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कभी सोचा है जो रियल स्टोरीज हैं, मतलब जो बड़े चैलेंजिंग केसेस आपने हैंडल किए हुए हैं, उसके ऊपर कोई बुक हो जिसमें रियलिटी हो, जिसमें कुछ पॉजिटिविटी हो कि आपने कितने अच्छे तरीके से और उनको हैंडल किया, और हमारे जहन में जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनके इमेजेस मजीद बेहतर हो। और जैसे कि आपने देखा होगा ये होते हैं मूवीज, और इस पे ड्रामास भी बहुत सारे बनते हैं। तो कभी ये सोचा ही आपको फिक्शन और नॉवल के अलावा जो है रियल स्टोरीज पे कोई काम किया जाए? मैं समझता हूँ ये मेरा काम नहीं है किसी भी उसका इमेज बेहतर करना या वो करना। देखिए मेरा काम है या मैं काम तो नहीं कहूंगा, मेरी जो पैशन कह लें या हॉबी है वो ये है कहानियां लिखना। अब उस कहानी का क्या इम्पैक्ट होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब अपनी पहली किताब लिखी द प्रिजनर, तो मेरा कभी ये मकसद नहीं था कि मैं कोई पुलिस को बड़े अच्छे उसमें दिखाऊं, ये भी मेरा मकसद नहीं था कि पुलिस को मैं बुरे इमेज में दिखाऊं। लेकिन मैंने उनको अपनी तरफ से एक बड़ी रियलिस्टिक किस्म की, जो असल में हकीकी हालात थे पुलिस के अंदर, उसको बयान करने की कोशिश की। और मैं हैरान इस बात पर था कि जितने लोग मेरे पास आए हैं और उन्होंने कहा कि जी आपकी किताब की वजह से हमारा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू या नजरिया था पुलिस के हवाले से वो तब्दील हो गया, और हमें अब महसूस होता है कि पुलिस वाले यकीनन बहुत ही मुश्किल नौकरी करते हैं। तो ये मेरा मकसद नहीं था, बट ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस उसका था। तो मैं समझता हूँ जो आप बात कर रही है ना कि जी कोई पॉजिटिव इमेज बनाने का, ये करने का, वो जो पहले पॉजिटिव इमेज वेरियस डिपार्टमेंटों के बना रहे हैं, उससे उनके इमेज से क्या वो डिपार्टमेंट पॉजिटिव हो गए हैं क्या? मतलब इट्स नॉट, मतलब हो सकता है कि आप कहें शायद अगर मैं मेरा कोई और वो होता तो मैं कहता हाँ मेरा ये रोल है या नहीं है, बट आई डोंट सी दैट एज माई रोल। आई सी माई रोल एज बीइंग अ गुड स्टोरी टेलर। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। जी साहब। Thank you, Ahmed Saab, for the session.
मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, एक सेंस ऑफ जस्टिस होता है, एक सेंस ऑफ ड्यूटी होती है लॉ एनफोर्समेंट में, और उसी के साथ साथ जब आप कराची जैसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर फंक्शन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मॉरल एम्बिग्यूटीज होती हैं जिनसे आई एम श्योर आप डेली डील करते हैं। और फिर जब आप अपने प्रिंसिपल्स पे रहते हैं तो आई एम श्योर बहुत ज्यादा आप थ्रेट्स फेस करते हैं, आप भी, आपके करीबी भी। तो एज अ पुलिस ऑफिसर जिसने पूरा करियर गुजारा है, उस सेंस ऑफ ऑनेस्टी को, उस सेंस ऑफ ड्यूटी को, आपने जो मॉरल एम्बिग्यूटीज फेस की हैं अपने करियर में, उनको आपने कैसे रिकनसाइल किया है, और उनको रिकनसाइल करना कितना मुश्किल है? क्योंकि हमारा तो एक इमेज बना हुआ है ना कि होते ही सारे करप्ट हैं, और कोई ऑनेस्ट बंदा तो जाए ही ना। एक तो हम कहते हैं कि करप्ट है, फिर हम इतना एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि कोई ऑनेस्ट बंदा है वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। तो इस सेंस ऑफ ऑनेस्टी और ड्यूटी को मॉरल एम्बिग्यूटी के साथ आपने किस तरह रिकनसाइल किया अपने करियर में, और कितना मुश्किल है, इस पे कमेंट करें। थैंक यू। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और शायद मैं समझता हूं कि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो जो मैं कैथारसिस की बात करता हूं ना, तो वो कैथारसिस शायद इसी थीम पर बेस था, इसी जिसको आपने मॉरल एम्बिग्यूटिस की बात की ना। और वो जैसे आपने कहा कि वो एक बहरहाल एक रियलिटी है, और आपको अगर अपना एक रास्ता बरकरार रखना होता है तो यू हैव टू फाइट दैट। कभी आप जीतते हो, कभी आप हारते हो। ये आप मैं आपको कहूँगी जी, मैंने 22 साल की नौकरी में हमेशा मैं जीता हूँ, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल किया, तो ये झूठ होगा। तो बट यू हैव टू, मतलब आप अपने उसको रखते हो। लेकिन ये चीज जो है ना, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो इट वाज अ बिग मोटिवेशन कि ये जो काइंड ऑफ मॉरल एम्बिग्यूटी के माहौल में हम लोग नौकरी करते हैं, उसको, या जो मतलब उसकी जो एक किस्म की प्रिडिकमेंट्स आपके सामने आते हैं, उस पर उसको आई वोंट से एनालाइज करना, लेकिन उसको कम से कम बयान करना। एंड आई थिंक दैट्स वाई जब आप मेरी किताबें पढ़ते हो ना, तो उसमें वो उस मॉरल एम्बिग्यूटी का आपको बहुत ज्यादा शायद नक्शा या उसका साया बहुत ज्यादा आपको मिलेगा उसका। अजीज शहजाद। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए और बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। उमर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि मैं एज अ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर ये सवाल आपसे करना चाहूँगा और कुछ चीज़ें समझना चाहूँगा कि जो कुछ कराची में हमने गुज़िश्ता 25 साल में देखा, जो चीज़ें रहीं, जिस तरह के मामलात रहे लॉ एंड ऑर्डर के, तो क्या ये, मेरा सवाल ये है कि क्या ये वही रेप्लिकेशन नहीं है जो पंजाब में है, या जो सिंध के अंदरूनी इलाकों में है, या जो केपी का खान सिस्टम है कि जहाँ पे जिसकी ज़मीन होती है उसका उसका कानून होता है। तो कराची में भी शायद ऐसे ही रहा, ये उसी मॉडल की रेप्लिकेशन थी, लेकिन शायद उसको हवा ज़्यादा दी गई और उसमें मज़ीद फैक्टर्स ऐड हो गए। मैं इसलिए भी जानना चाहूँगा उमर साहब, क्योंकि आपने ये सारा एज अ पुलिस ऑफिसर भी देखा है, एंड यू हैव सीन इट इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल व्हेन योर फादर वाज गन डाउन इन कराची बैक इन 1997 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये वही रेप्लिकेट हुआ मॉडल, और उसमें कहाँ कुछ चीजें ऐसी ऐड हो गई कि जिससे उसको बहुत ज्यादा हवा मिली? शुक्रिया। नहीं, मैं समझता हूँ ये जो आपने कहा ना, रेप्लिकेशन नहीं है। जो आपने पंजाब या केपी के या अंदरूनी सिंध या फॉर दैट मैटर बलूचिस्तान का अगर हम जिक्र करें ना, तो जो भी वहाँ के मसले हैं उनकी अपनी डायनामिक्स है। कराची की डायनामिक्स जो है, जो आपने कहा ना कि वो हाईलाइट क्यों हुई, हाईलाइट तो ज़ाहिर बात है इसलिए हुई क्योंकि कराची इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक पावर हाउस है, मीडिया पावर हाउस है। तो मतलब कराची में जो भी हुआ उसका जो फुटप्रिंट था वो कहीं ज्यादा वो बना। और कराची की जो डायनामिक्स बनी वो क्योंकि देखें आप, अगर कराची की तारीख को देखें तो कराची जो हम 50, 60, 70s का जो कराची है, वो एक इंतहाई कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, हर हवाले से ओपन माइंडेड शहर था। और शायद अगर जो लोग कराची में
1960s या इवन अर्ली 1970s में आए, तो उनके शायद रहमो गुमान में भी नहीं होगा कि जिस किस्म का पोलराइज्ड इन्वायरमेंट कराची का 1990s तक बन गया था, तो उसके जैसे मैंने कहा उसके अपने डायनामिक्स थे। दैट हैज टू डू विद द एथनिक बैलेंस, दैट हैज टू डू विद द फंडामेंटल, जो मैंने जतोई साहब का सवाल का जवाब दिया था ना, कि उसकी जो फंडामेंटल अगर आप उसका निचोड़ निकालें तो ये है कि एक पार्टी ने, एक आदमी ने इस बात का फैसला कर लिया कि कराची की जो पॉलिटिक्स है वो मतलब बैरल ऑफ द गन पर की जाएगी, और बाकी जितने भी पॉलिटिकल एक्टर थे इंक्लूडिंग मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स, जवाहर हक साहब की भी और जनरल मुशर्रफ की भी, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर, और जितनी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया ना कि अच्छा ठीक है, कराची की जो पॉलिटिक्स है वो बैरल ऑफ द गन पर ही चलेगी, तो ठीक है, मतलब या उनको मना लो या फिर उनके साथ लड़ लो, अपने गुंडे खड़े कर दो। तो वो फंडामेंटल जो उसमें डिफरेंस आ गया ना कराची की सियासत में, जो कि जैसे मैंने कहा कि बाकी जगहों की सियासत उस तरीके से नहीं है। बाकी जगहों की सियासत में या बाकी जगहों की जो वायलेंस की जो नेक्सस है उसके और रीजंस होंगे, केपीके में अलग रीजन होंगे, बलूचिस्तान में अलग रीजन है, पंजाब में अलग रीजन है, लेकिन कराची के जो है वो दे आर यूनिक, एंड आई थिंक दैट इज टू बी अंडरस्टूड, दैट जो फॉर दैट मैटर मैं तो कहूंगा कि आप शायद हम किसी भी जगह पर, मतलब मैं बलूचिस्तान में नौकरी करके आया, तो आप वन शू फिट्स ऑल जो कहीं भी की भी डायनामिक्स को उस तरह नहीं कर सकते कि जी उनकी डायनामिक्स तो वही है, वही जाकर वहां गंद हुआ। हर जगह की अपनी अपनी डायनामिक्स है, गलतियां जाहिर बात है इतने सालों में हम सारों ने की, रियासत ने की, लेकिन डायनामिक्स जो है ना वो बहरहाल यूनिक है कराची के, लाइक एनी अदर प्लेस। उमर बहुत शुक्रिया। अच्छा, दो छोटे छोटे सवालात हैं, किसी और के अगर नहीं है तो मैं करता हूँ इस दौरान, तो उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करते हैं। एक मुझे ये बताइए कि जो फिल्म के आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ये जो विजुअल स्टोरी टेलिंग में जो ट्रांजिशन होगी आपकी स्टोरीज की, आप उसमें एक तो ये है कि किस हद तक आप इन्वॉल्व होंगे, या जस्ट आपका रोल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है और उसके बाद जो भी होगा वो खुद करेंगे, और आइदर वे जो है आप क्या समझते हैं कि विजुअल स्टोरी टेलिंग में इम्पैक्ट और मैसेज जो है उस पे क्या, उसमें चेंजेस आएंगे जब ये होता है? देखिए, जब भी आप डॉक्टर साहब मीडियम चेंज करते हैं, चाहे वो लिखे हुए अल्फाज से आप उसको स्क्रीन के पर्दे पर ले, चाहे आप एक जबान से दूसरी जबान में ले जाए। अब मसलन द प्रिजनर की जब आपसे मेरी मुलाकात हुई तो द प्रिजनर की उर्दू में लॉन्च हुई थी एज ए बुक कॉल्ड कैदी, ठीक है ना। अब हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जाहिर बात है जब वो वही किताब जब उर्दू में पढ़ी जाएगी तो उसका कहीं फर्क इम्पैक्ट हो सकता है। सिमिलरली जब एक चीज ट्रांजिशन कर देती है ऑन टू ए स्क्रीन, तो उसकी ऑडियंस भी बदल जाती है, उसकी डायनामिक्स भी बदल जाते हैं। अक्सर और बेशतर जो है बिकॉज स्क्रीन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हमने देखा है कि दुनिया भर में जो चीजें स्क्रीन पर आई, तो उनकी जो स्क्रीन वर्जन हैं वो जो पॉपुलर काइंड ऑफ माइंडसेट में या पॉपुलर मेमोरी में वो स्क्रीन वर्जन ज्यादा नुमाया रही निस्बतन रिटन वर्जन की। वो स्क्रीन का एक एडवांटेज है, उस फॉर्मेट का एक एडवांटेज है हमारे ऊपर। तो इस वजह से जो आपने पॉइंट किया ना, जो आपको पहला सवाल था कि मेरा इसमें कितना रोल रहेगा, अब यस इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ऑफ कोर्स अगर चे के एक चीज स्क्रीन वर्जन में ट्रांसफर हो तो जो ओरिजिनल उसका मुसन्निफ है ही और शी शुड बी दैट इन्वॉल्व, बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी जो जहां तक हो सके तो ओरिजिनल जो आपकी सेंस है उस किताब की वो प्रिवेल करे और प्रिजर्व हो। लेकिन एट द सेम टाइम आपको या मुझे ये चीज भी तस्लीम करनी पड़ती कि मैं कहीं से भी मेरा कोई तजर्बा
ना स्क्रिप्ट राइटिंग का है, ना फिल्म प्रोडक्शन का है, और ना ही कोई भी चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में की है उसने मुझे इसके लिए तैयार किया है। सो एट एट सर्टेन पॉइंट आपको एज अ राइटर, जब आप अपना मतलब देखिए ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो किताबें होती हैं एज अ राइटर, वो आपके बच्चों की तरह होती हैं। तो जब आप वो ट्रांसफर होती है ना इनटू अनदर फॉर्मेट, तो फिर ठीक है, आप मतलब आप उसका रिगार्ड भी करते हो और आप चाहते भी हो कि वो जितनी अच्छी हो सके वो उस तरीके से दूसरे फॉर्मेट में निकले, लेकिन इट्स नॉट 100% योर्स। आपको ये तस्लीम करना पड़ता है कि मैंने अपनी जो ये चीज है, मेरा जो असासा है, मैंने किसी और को दे दिया, और अब ठीक है जहां तक हो सकेगा मतलब मेरी विजन भी रहनी चाहिए, लेकिन अब उस बंदे की विजन है जो कि इसको आगे लेकर चलेगा। सो वो आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो एक आखिरी छोटा सा सवाल उमर साहब मेरी तरफ से ही, और वो ये है कि देखिए बहुत सी गुफ्तगू इस पे हुई, आपके कैरेक्टर और आपकी जो जो इवेंट्स हैं या सिचुएशंस हैं वो रियल लाइफ की सिचुएशंस। जब आप उनको फिक्शनलाइज करते हैं तो उसमें उसके हवाले से, अच्छा वो बहुत से लोग जो हमारे दोस्त हैं और आप भी जानते हैं, जाहिर है आपकी ये तहरीरें हैं कि कुछ कैरेक्टर्स को लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं, गेस करते हैं कि भाई ये फलां के बारे में बात हो रही है। अब ये जो कैरेक्टर्स और इवेंट्स को जैसे डैनियल पर्ल का केस आपने उसको किया, तो जब आप उनको फिक्शनलाइज करते हैं तो इसमें आपकी एथिकल कंसिडरेशंस जो हैं वो क्या होती हैं? देखिए उसमें जो एथिकल कंसिडरेशन, तो जब फिक्शनलाइज हो गया तो बात खत्म हो गई ना। बेशक कि मैंने उस किसी भी चीज की बेसिस कहीं से भी ली हो, ठीक लेकिन जब मैंने फिक्शनलाइज कर दिया तो मेरी कोई एथिकल उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना, वो तो फिक्शन बन गई ना, कहानी बन गई। ठीक ठीक ठीक। किंजा सलामत, किंजा बेटा ये आखिरी सवाल होगा तो आप प्रिसाइसली अपना क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज जी करते सर, हैं। जी ये बहुत जी ही किंजा। आम सा सवाल है लेकिन मेरा दिल किया कि मैं पूछ लूं। अ, सर ये कि कोई रियल लाइफ कैरेक्टर जिसने आपको इंस्पायर किया हो या कंपेल किया हो कि आप उसको अपनी नॉवल का हिस्सा बनाएं। एक तो ये, और दूसरा ये कि सर लैंग्वेज या कम्युनिकेशन जो हम देखते हैं रोजमर्रा में मेन स्ट्रीम मीडिया में या पॉलिटिकल लेवल पर जो हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो लैंग्वेज हमारी बड़ी अब्यूसिव भी होती है और बड़ी वायलेंट कम्युनिकेशन भी होती है, तो आप उसको कैसे देखते हैं कि वो जो हमारी सोसाइटी लेवल पर जो वायलेंस है उसमें अपना किरदार अदा करती है? हिस्ट्री में भी रहा है, जैसे अगर आप किताब हुसैन की बात करें तो जो कम्युनिकेशन थी दैट प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, तो इसको आप कैसे बयान करेंगे? जो मुझे, सॉरी आपकी आवाज बीच में थोड़ी थोड़ी कट रही थी, लेकिन जो मुझे आपको आपका सवाल समझ आया है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के हवाले से, कि आप समझती हैं कि आप क्या, आपका सवाल यही है कि आप मुझसे पूछ रही हैं क्या मैं समझता हूँ कि ये इसको पॉजिटिव होना चाहिए है, और इस तरह की चीज है आपका, यही यही आपका सवाल है कि जो लैंग्वेज और वो है जो जी अगर जी, अब्यूसिव है, ऐसा ही है ना? वायलेंस कम्युनिकेशन है जो पॉलिटिकल या किसी भी लेवल पे जाती है, क्या रोल है वायलेंस? अच्छा, इसका जो मेरा जवाब है वो ये है कि एब्सोल्युटली मेरी किताबों की जो जबान है वो एक बड़ी शार्प जबान है। और बल्कि जब ये हम प्रिजनर को ट्रांसलेट कर रहे थे कैदी के अंदर, तो एक जो मेरी कंसर्न थी वो ये थी, जो मेरे ट्रांसलेटर हैं नाम नदीम साहब, उनसे मैंने यही कहा था कि देखें ये जो किताब है ना, इसकी जो एसेंस है वो है ये जबान, ये जो कड़क जबान है, ये जो सड़क की जबान है। उसमें ऑब्जेक्शन जरूर हो सकते हैं लोगों को उनकी सेंसिबिलिटीज के हवाले से, लेकिन अगर आप ऑथेंटिसिटी चाहते हैं ना किसी चीज की, तो वो आप जनाब में उसकी तहरीर में नहीं होगी, क्योंकि वो आप जनाब या जो एक अदबी, अगर आप कह लें कि अदबी उर्दू में अगर वो किताब लिखी जाए, तो वो उस किताब की जो एसेंस है वो चली जाएगी। तो शायद वो काइंड ऑफ पोलाइट तो हो जाएगी, लेकिन उसकी एसेंस चली जाएगी। तो इसीलिए जब वो हमने ये, जब इनाम साहब ने इसको ट्रांसलेट किया, तो उनका एक बड़ा जो मेन पर्पस यही था कि वो उसको उस किस्म की जबान और उसको बरकरार रखें,
एंड अगेन टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, कि मैं समझता हूँ कि मतलब ये मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी मैं रियलिस्टिकली एक चीज लिख सकूं या बयान कर सकूं या एक दुनिया बना सकूं, तो उतनी ही मैं रियलिस्टिकली, अगर रियलिस्टिकली उस दुनिया में लोग हर दूसरे जुमले में माँ बहन की गाली देते हैं, तो अब वो रियलिस्टिक है तो है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उनके, अगर मैं उन कैरेक्टर्स को जेंट्रिफाई करने की कोशिश करूंगा तो उस कहानी की जो एसेंस है ना वो चली जाएगी। असल में उमर, किंजा जो है ना, ये नॉन वायलेंट लैंग्वेज पे काम करती है ना, इनका एक्टिविज्म है, तो इनका कंसर्न होता है कि जुबान मुहज्जब जो है वो रहनी चाहिए, तो वो उनका काम है। जैसे आपका पैशन है स्टोरी टेलिंग, तो उनका ये पैशन है किंजा का। तो बहरहाल उमर, हमें तो बड़ा मजा आया आपके साथ, आज का बड़ा भरपूर रहा और बहुत से सवाल हुए और बहुत से जवाब, बहुत सी नई चीजें सीखने का मौका मिला। आप थोड़ा सा इसी तरह का कड़क जुबान में फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू, बड़ा अच्छा, आप सारों से इंटरेक्ट करने में बड़ा मजा आया। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब एज अ राइटर, जब आप अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनके व्यूज लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी जो भी आपने लिखा है उस पर उसकी बड़ी इम्पैक्ट फर्क फर्क तरीकों से हुआ है। मसलन ये हमने किंजा की बात की, तो मतलब आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि किंजा ने इसको अपनी रिसर्च या अपनी फील्ड से कैसे जोड़ा है। इट्स फैसिनेटिंग फॉर मी एंड थैंक यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारों का कि आपने टाइम निकाला, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे फिर भी बात इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। फिर आप इस्लामाबाद आएंगे तो हम वहाँ चाहेंगे कि रीडर्स क्लब में बैठ के फेस टू फेस हम आपके साथ एक सेशन रखें। तो जब भी आप आइंदा इस्लामाबाद आइए तो टाइम हो तो बताइएगा, फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे। तो बहुत शुक्रिया उमर शाहिद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत ही मजे का था, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। थैंक यू।